ईविल गॉड उतर चुके हैं, दुनिया को अपोकलिप्स और केओस में धकेलते हुए इंसान ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। इस तरह की खतरनाक स्थिति में हमेशा की तरह हमारा एमसी अपनी प्रेमिका और सबसे अच्छे दोस्त द्वारा धोखा दिया गया और जिंदा जलाया गया। लेकिन किसी तरह वह जादुई रूप से समय में वापस चला जाता है और सब कुछ बदलने का ठानता है। साथ ही उसे फ्लेम्स को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है और उसके पास ईविल गॉड्स की पूरी प्रिजन होती है, जहां एक से बढ़कर एक ईविल गॉड मौजूद थे। इस प्रिजन में ऐसी शक्तियां थीं कि यहाँ का समय रुका हुआ था, जिससे समय के साथ खराब होने वाले भोजन को भी संग्रहित किया जा सकता है। यहाँ तक कि जानवरों और कैदियों को भी, बिना इस डर के कि वे भाग जाएंगे या भूख से मर जाएंगे। चलो जानते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। खंडहर हो चुके शहर के ऊपर ब्लड मून उग रही थी, जहाँ टूटे हुए मेट्रोपोलिस के मलबे में हमारा एमसी शेन बुरी तरह से पीटा गया था, खून से लथपथ और अंदर से टूटा हुआ। उसे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा डीमन बिना किसी दया के तबाही मचा रहा था। उसके मजबूत कदम और शक्तिशाली अंग स्काई स्क्रेपर्स को नष्ट कर रहे थे, कंक्रीट को कागज की तरह चीरते हुए। उस डीमन के आदेश के तहत एक झोंपी सेना थी जो मानव मांस की भूखी अनडेड मॉन्स्टर से भरी थी। कुछ बचे लोग उनसे अपनी जान बचाने के लिए भागने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे, जिंदा बच निकलने की झूठी उम्मीद से। इस बीच शेन को लगातार कुचला और मारा जा रहा था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी ऐसी बदकिस्मती पर हंस रही थी। अगले ही पल उसने उसके घायल शरीर पर गैसोलीन डालना शुरू कर दिया, हर इंच को ढकते हुए। उसे पीटने वाला और काई नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड था। फिर गर्लफ्रेंड और उसने उसके सामने अपने दांत दिखाते हुए उसे धन्यवाद कहा, उसे उससे चुराया हुआ उसका फैमिली ट्रेजर दिखाते हुए। ये वह सबसे कीमती चीज थी जो शेन के पास थी, 6 ग्रेट हेल का टोकन। उसने फिर एक बार उस आदमी की तरफ देखा जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, जबकि गैसोलीन उसकी खुली चोटों में जलन पैदा कर रही थी। लेकिन इसके बजाय उसकी एकमात्र चिंता उसकी लापता छोटी बहन की भलाई थी। विलेन ने टोकन का उपयोग किया, एक भयंकर भालू की शक्ति को बुलाने के लिए, जो अपने शिकारों की खोपड़ियों को हार की तरह पहने हुए था। घमंडी विलेन ने कबूल किया कि शेन की प्यारी छोटी बहन पहले ही अपने दुखद अंतिम विश्राम स्थान पर खींची जा चुकी थी, क्योंकि वह एक बाधा थी। कम से कम अब उसका शुद्ध खून अभी किसी और काम के लिए काफी उपयोगी है। यह सुनकर शेन बहुत गुस्से में था। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं थी। लड़ने की तो बात ही छोड़ ही दो। पीछे हटते हुए बचे लोगों ने विलन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। वे उसे शुजून के रूप में जानते थे, जो गॉड्स द्वारा आशीर्वादित सबसे शक्तिशाली एबिलिटी यूजर था। जैसे ही शुजून ने गर्लफ्रेंड को अपनी बाहों में लिया और उड़ गया, उसने शेन को एक दर्दनाक पार्टिंग गिफ्ट दिया। उसे जिंदा जलाने के लिए एक जलती हुई लाइटर थी। इस बीच विशाल डीमन अपनी तबाही जारी रखे हुए था, जब तक कि उस बुलाए गए विशाल भालू से वह नहीं टकराया। बंधन मुक्त विशाल जानवर ने उस डीमन से मुकाबला किया। यह एक पूरा काइजू बैटल जैसा दृश्य था। उसी समय शेन का पूरा शरीर जलती हुई आग की लपटों में समा गया। उसने अपने दांत पीसते हुए त्वचा के जलने की क्रूर भावना को सहते हुए एक दूसरा जीवन मांगा। शेन ने कसम खाई कि अगर जीवन के बाद की दुनिया है, तो वह निश्चित रूप से उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया। वह सिर्फ नफरत और पीड़ा से भरा हुआ था। तभी उसकी दाहिनी आंख फ्लेम्स में घुल मिल गई। वैसे ही उसने एक मजाकिया आवाज सुनी जो कह रही थी, तो ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। अगले ही पल उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई और आखिरी धड़कन के साथ समय का प्रवाह उलट गया। आग की शक्ति उसकी आंख में इकट्ठी हो गई, क्योंकि उसकी शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा उसकी आत्मा पर अंकित हो गई थी। दोबारा आंख खोलने पर शेन अपने बिस्तर की आरामदायक स्थिति में जागा, पसीने से तरबतर। उसने देखा उसके घाव और जलन गायब हो चुके थे। वो चिल्लाया कि क्या मरने के कगार पर सुनी गई आवाज सच हो सकती थी। उसने बिस्तर के इर्द गिर्द खोजबीन की और अपना फोन पाया, जिसमें उसने देखा कि तारीख थी 1 जुलाई 2028, एपोकलिप्स शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले। एक शर्ट पहनकर वह बाथरूम की ओर भागा, ताकि खुद को शांत कर सके और समझने की कोशिश कर सके कि उसने अभी अभी क्या अनुभव किया। वह अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सब कुछ फिर से शुरू हो चुका है। उसे सामान्य और स्वस्थ महसूस हो रहा था। फर्क सिर्फ उसकी दाहिनी आंख का था, जो अब पीला सुनहरा हो गया था। वह भी उस फायर सीड की वजह से जो चलकर मरते समय उसके अंदर दबा हुआ था।
शेन ने जल्दी से खुद को शांत किया और स्थिति को अप्रत्याशित रूप से तेजी से समझ लिया। फिर उसने तैयार होकर बाहर जाने का फैसला किया। बाहर कदम रखते ही उसने अपने पड़ोस को देखा। उसका इलाका खास देखने लायक तो नहीं था, लेकिन 3 दिन बाद यह और भी बदतर होने वाला था। अपोकलिप्स आने वाला था और यह कई इंसानों को झोंबी में बदल देगा। साथ ही अजीब गॉड्स का आगमन होगा। कुछ इंसानों को अपनी पावर्स मिलेंगी ताकि वे खुद के लिए खड़े हो सकें, लेकिन अंततः यह प्रतिरोध व्यर्थ साबित होगा। शहर डीमन से भर जाएंगे और कुछ बचे हुए लोग सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष करेंगे, जिसमें उसकी प्रेमिका रॉलन और उसका सबसे अच्छा दोस्त विश्वासघाती शुजुन बिना पलक झपकाए उसे धोखा देंगे। और जैसे कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, वैसे ही रॉलन का फोन आ गया। शेन ने फोन उठाया और तुरंत उसकी तेज और कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वह उसे तुरंत जवाब न देने के लिए कोस रही थी, पूछ रही थी कि क्या वह रिश्ता खत्म करने की कोशिश कर रहा है। रॉलन हमेशा से ऐसी ही थी। जब भी चीजें उसकी मर्जी से नहीं होती, वह रिश्ता खत्म करने की धमकी देती थी। पहले उसका मूर्ख और बेवकूफ रूप उसे खुश करने के लिए बेताब रहता था, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सिर्फ ठीक है कहकर जवाब दिया, जिससे वो कंफ्यूज हो गई। उसे उम्मीद थी कि शेन एक पपी की तरह माफी मांगेगा, लेकिन शेन ने दोबारा उसे झटका देते हुए उसे आखिरकार ब्रेकअप कर लिया। वह उसकी धोखेबाज हरकतों से तंग आ चुका था। अब वह और ज्यादा उस नौकर की तरह जीना नहीं चाहता था। उसने फोन काटा और शांति महसूस करते हुए फोन को अपनी जेब में रख लिया। शेन को पता था कि उसके पास सीमित समय है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी अपने काम पूरे करने होंगे। दूसरी तरफ रॉलन के घर में वह गुस्से में अपना फोन फेंक देती है, क्योंकि इससे पहले कि वह शेन को गालियां देना शुरू कर पाती, कॉल कट चुकी थी। उस कुत्ते शेन ने इतनी जल्दी फोन काट दिया और उसे ब्लॉक भी कर दिया। उसने कहा, रॉलन के पास शुजुन आराम से सिगरेट पी रहा था। उसने पूछा कि क्या शेन को आखिरकार उनके अफेयर के बारे में पता चल गया जो वो ऐसी हरकत कर रहा है। ऐसा संभव नहीं है, रॉलन ने कहा। रॉलन के मुताबिक उसने उसे हमेशा अपने इशारों पर नचाया था, जो कभी उसकी आज्ञाओं और मांगों का उल्लंघन नहीं करता था। जिस पर शुजुन सिर्फ हंस पड़ा, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो अपने पिता के भेजे गए संदेश के बारे में सोच रहा था, जिसमें प्राचीन पारिवारिक आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा करने की बात कही गई थी, क्योंकि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला था। रॉलन को याद आया कि उसके लूजर बॉयफ्रेंड के पास पारिवारिक आर्टिफैक्ट टोकन है, जिसके बारे में उसने एक बार उसे बताया था। उसे यह भी याद आया कि वह बदसूरत सदियों पुराना आर्टिफैक्ट अभी शेन की बहन के पास है। रॉलन को विश्वास था कि उसका कुत्ता माफी मांगने के लिए उसके पास वापस जरूर आएगा और उस समय वह उससे टोकन की मांग करेगी। अपनी चतुराई से खुश होकर शुजुन ने रोलान को फिर से काबू में कर लिया और वे एक और राउंड के लिए तैयार हो गए। जिस टोकन के बारे में वे बात कर रहे थे, वह एक खराब रखी गई पुरानी कलाकृति थी। इस बीच शेन 30 किलोमीटर दूर कैब में बैठकर अपनी बहन के स्कूल पहुंच गया था, ताकि टोकन की मांग कर सके। शायून ने पूछा कि उसकी आंखों को क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी छोटी बहन से पूछा कि क्या वह अपने बड़े भाई पर भरोसा करती है। वे बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थे, इसलिए जाहिर है कि वह करती थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति ऐसा था जिस पर शायून बिना शर्त भरोसा कर सकती थी, तो वह था उसका बड़ा भाई। उसे पता था कि जो कुछ भी उसका भाई करता है, वह उसके भले के लिए ही करता है। फिर शेन ने उसे तुरंत अपने साथ आने के लिए कहा और उसका सामान पैक करने को कहा। वो जल्दी से मान गई और कहा कि उसे 2 घंटे लगेंगे सामान तैयार करने में। शेन को आश्चर्य हुआ कि उसने कोई और सवाल क्यों नहीं किया। जैसा कि उसने कहा था, शायून अपने बड़े भाई पर दुनिया में किसी और से ज्यादा भरोसा करती थी। फिर शेन ने देखा कि वह अपना सामान पैक करने के लिए दौड़ पड़ी और उसने कसम खाई कि इस बार वह सुनिश्चित करेगा कि शायून सुरक्षित और स्वस्थ रहे। इसके लिए उसे वह पारिवारिक आर्टिफैक्ट चाहिए थी जो अब उसके हाथ में थी। उसे याद था कि शुजुन ने किसी तरह का पोर्टल खोलकर ईस्ट जंग लगी चीज से एक विशाल बीस्ट को बुलाया था। उसने सोचा कि उस शुजुन ने यह मायावी काम कैसे कर लिया था। अचानक उसकी सुनहरी आंख में स्थित फायर सीड बाहर निकला और टोकन की सतह से टकराया। आग की गर्मी ने जंग लगी सतह को पिघला दिया और टोकन के असली रूप को प्रकट किया। यह एक प्राचीन कलाकृति थी जो 6 महान नरक से जुड़ी थी। शेन अचानक एक प्रकार के वर्म होल में खींच गया जो उसे टोकन की अलग डिमेंशन में ले गया।
पोर्टल ने अंततः उसे एक पूरी तरह से अलग दुनिया में फेंक दिया जो स्थायी अंधकार से भरी हुई थी। इसके बीचों बीच एक विशाल टावर था जिससे अनगिनत क्रिम्सन चेन्स हर दिशा में बंधी हुई थी। वह जो देख रहा था उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। टावर के अंदर हर युग के राक्षस और डीमंस बंद थे जिन्हें बाहर निकलने की बेताबी थी। जैसे ही वह टावर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, उन्होंने उसे घूरते हुए अपनी डरावनी गड़गड़ाहट और घृणास्पद निगाहों से डराने की कोशिश की, और यह बेहद प्रभावी था। वो थोड़ा डर गया। तभी एक बिजली की ट्रिबुलेशन टावर पर एक अकल्पनीय ताकत के साथ गिरी जो उन राक्षसों पर लक्षित लग रही थी जिन्होंने शेन को डराने की जुर्रत की थी। उनमें से हर एक को दर्दनाक अंत भुगतना पड़ा जब बिजली की विनाशकारी शक्ति ने उनके क्रूप शरीरों को चीर डाला। यह विनाशकारी ट्रिबुलेशन पागलपन की हद तक बढ़ गई जो शेन से जुड़ती प्रतीत हो रही थी। एक रहस्यमय शक्ति टावर में राक्षसों को दबा रही थी। ठीक उसी समय उसने वही प्लेफुल आवाज सुनी जो उसने अपनी मौत से पहले सुनी थी। रहस्यमय महिला के होंठों पर एक मुस्कान उभरी जिससे उसके नुकीले दांत प्रकट हुए। शेन तुरंत सतर्क हो गया और उसके सामने खड़ी मानवीय प्राणी को घूरने लगा। उसने खुद को सुधा जी के रूप में परिचय दिया जो एक खूबसूरत 9 पूंछ वाली लोमड़ी थी। फिर उसने शेन का सम्मानपूर्वक स्वागत किया जो अब हेल्स प्रिजन का नया वार्डन था। उसने बताया कि हजारों साल पहले इमॉर्टल एम्परर ने 12 इमॉर्टल्स को इकट्ठा किया जिनमें तिबाई, तिशांग, 3 प्योर वंस, गुआनियान, फुक्सी, क्षुयानु और अन्य शामिल थे जिन्होंने मिलकर डीमन सप्रेसिंग टावर का निर्माण किया। यह टावर जिसे 6 ग्रेट हेल कहा जाता है हर तरह की बुराई का सबसे भयानक सपना था। सदियों से शक्तिशाली राक्षसों और डीमंस को उनके गंभीर पापों के लिए टावर में बंद किया गया था जहां उन्हें लगातार आत्मा जलने और स्वर्गीय बिजली की पीड़ा सहनी पड़ती है। शेन के हाथ में जो टोकन था उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह इस भयावह जगह का दरवाजा खोलने की एकमात्र चाबी थी और यही कारण था कि सुधा जी ने उसे नया वार्डन कहा था। चूंकि यह शेन का इस जगह में पहला अनुभव था, लोमड़ी ने उसे अंदर चलकर अपने कैदियों को देखने का निमंत्रण दिया। उसने वादा किया कि वह उसे इस जगह की ओर विस्तार से जानकारी देगी। उत्सुक और रोमांचित होकर शेन ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा मानो उसके पास खोने के लिए कुछ न हो। जैसे ही उसने प्रवेश किया उसे पहली मंजिल पर उग्र ऊर्जा के तेज बवंडर से सामना हुआ। सुधा जी ने उसे चेतावनी दी कि वह उन नाचती हुई लहरों से सावधान रहे। मानो किसी इंस्टिंक्ट से उसकी सुनहरी आंख जल उठी जिससे एक प्रतीत होती चेतनात्मक आग की लहर निकली जिसने उसे उस मलेवोलेंट ऊर्जा से बचा लिया। सुधा जी शेन की इस त्वरित प्रतिक्रिया से प्रभावित हुई। उसने शेन की आंख में जलती आग को नेतर फायर सीड के रूप में पहचाना। यह वही कैटलिस्ट था जिसने उसे मरने के बाद अपना जीवन फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया था। सुधा जी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने उसकी मृत्यु के क्षण में उससे संपर्क किया था। जिया परिवार के साथ उसका गहरा संबंध था और वह शेन को उन घटिया खलनायकों द्वारा मारे जाते नहीं देख सकती थी। साथ ही मृत्यु के क्षण में शेन की निराशा और क्रोध ने उसकी फ्लेम एबिलिटी को जागृत किया जिसने नेदर फायर सीड को प्रज्वलित किया जिसे उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और वो वापस पास्ट में आ गया। यह एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब अब शेन को मिल गया था। इन नई मिली शक्तियों से अब जब अपोकलिप्स फिर से करीब आ रहा था वह पहले की तरह बेकार और असहाय नहीं रहेगा। इसलिए इस बार उसने सब कुछ अलग तरीके से करने का संकल्प लिया। आगे और अधिक जानने की लालसा में शेन ने सुधा जी से अनुरोध किया कि वह रास्ता दिखाए। रास्ता दिखाते हुए सुधा जी ने समझाया कि 6th ग्रेट हेल 5 स्तरों में विभाजित है और शेन की सोल पावर के आधार पर अगली मंजिल के दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक उसकी शक्ति उस स्तर तक न पहुंच जाए। जितनी ऊंचाई तक वह पहुंच सकेगा उतने ही अधिक शक्तिशाली कैदियों का वह सामना कर सकेगा। इसलिए उसे जल्द ही अपनी सोल पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिलहाल केवल ग्राउंड फ्लोर की एकमात्र जगह रोशन थी और वह ही उसकी पहुंच में थी। शेन ने एक जेल के पीछे एक जाना पहचाना भयानक दृश्य देखा। वही विशालकाय बीस्ट जिसे शुजुन ने अपने पिछले जीवन में समन किया था और सवारी की थी वो अब उसके सामने था। शेन की जिज्ञासा ने उसे अपने वश में कर लिया और वो जेल के काफी करीब चला गया जिससे वह बीस्ट जाग गया और उसने एक भयानक दहाड़ मारी। इसके बाद जो हुआ उसने उसे पूरी तरह चौंका दिया।
वह विशालकाय बीस्ट एक प्यारे पालतू जानवर जैसा बर्ताव करने लगा, मानो वह नए वार्डन से मिलकर बेहद खुश हो। उसने शेन की तारीफ की कि वह कितना युवा और प्रतिभाशाली है। टावर के कैदियों ने हजारों सालों से एक नए वार्डन का इंतजार किया था। बीस्ट ने यहां तक कहा कि अगर शेन को कभी उसकी जरूरत हो तो वह उसकी सेवा के लिए तैयार रहेगा। लेकिन तभी ब्लैक बेयर ने शरारत भरी कोशिश की और शेन को चूमने की कोशिश की, लेकिन सुदाजी ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया, क्योंकि सुदाजी को वार्डन के साथ स्नेह दिखाने का पहला अवसर खुद के लिए चाहिए था और वह किसी प्रतियोगिता को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुदाजी ने शिकायत की कि ये हजारों साल पुराने डीमन किंग्स सिर्फ कुछ हजार साल की कैद में रहने के बाद ही ध्यान के भूखे कुत्तों में बदल गए हैं। लेकिन हर कोई ब्लैक बेयर की तरह नहीं था। कुछ कैदियों ने नए वार्डन का सम्मान नहीं किया, जो केवल अपने टोकन पर निर्भर था। एक पंछी जैसे दिखने वाले डीमन ने तो यहां तक कहा कि वह हजार और साल हेवनली लाइटनिंग से पीड़ा सहना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह इस युवा के सामने झुके। सुदाजी और ब्लैक बेयर डीमन को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि टावर में अनगिनत पौराणिक प्राणी बंद है। शेन की निगाहें भटकते हुए ब्लैक बेयर के पड़ोसी पर पड़ी। उसने एक डिमोनिक विंग्स वाले मस्कुलर शरीर को देखा। जैसे ही उस डीमन ने मुड़कर अपना मानवीय चेहरा दिखाया, जो कि एक तेज चोंच से सुसज्जित था, शेन ने उसे तुरंत पहचान लिया कि यह थंडर गॉड लीजेन जी था। सुदाजी ने वार्डन की प्रशंसा की कि उसने तुरंत एक और कैदी को पहचान लिया। उसने स्पष्ट किया कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स को सोल्जर्स, जनरल्स, कमांडर्स, किंग्स, सेजेस और उससे भी आगे के स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। चूंकि शेन को अभी केवल टावर के सबसे निचले स्तर तक पहुंच मिली थी, इसलिए वह केवल जनरल स्तर के अपराधियों को देख सकता था। जितना वह और मजबूत बनेगा, उतना ही ऊंचे लेवल के कैदियों से उसका सामना होगा। कहा जाता है कि टावर के शीर्ष स्तर पर सेज स्तर के इमॉर्टल अपराधियों को बंद किया गया है। सुधाजी ने यह भी बताया कि उसने सुना था कि लेडी न्यूआ ने कभी टावर में गॉड लेवल प्राणियों को भी कैद किया था, लेकिन समय के साथ उनका अस्तित्व खो गया। लोमड़ी ने युवा वार्डन से कहा कि वह कड़ी मेहनत करे और इस टावर पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए रैंक में ऊपर चढ़े। शेन इस जिम्मेदारी की विशालता से अभिभूत था। टावर उसके कल्पना से कहीं अधिक भयावह था। निचले स्तर पर जनरल स्तर के राक्षस पहले से ही इतनी विनाशकारी शक्ति रखते थे कि वे दुनिया को बर्बाद कर सकते थे। उच्चतम लेवल के कैदी निश्चित रूप से विश्व समाप्त करने वाले होंगे, लेकिन चाहे जो भी दानव शीर्ष पर कैद हो, अंततः वह वार्डन के नियंत्रण में होंगे, जिस वजह से आने वाले अपोक्लिप्स में शेन के पास सबसे शक्तिशाली बनने की क्षमता है। उसकी वर्तमान सोल पावर अभी बहुत कम थी, इसलिए फिलहाल वह इससे अधिक आगे नहीं बढ़ सकता था। शेन को और अधिक सोल पावर को अवशोषित करना होगा ताकि वह और अधिक कमरों को रोशन कर सके और ऊंचे लेवल तक पहुंच सके। सुदाजी ने यह भी विस्तार से बताया कि सोल पावर अवेकेंड एबिलिटीज से भिन्न होती है। एबिलिटीज को जॉम्बीज और म्यूटेंट्स के क्रिस्टल कोर को अवशोषित करके मजबूत किया जा सकता है, जबकि सोल पावर केवल देवताओं को मारकर प्राप्त की जा सकती है। 3 दिनों में जब ये देवता पृथ्वी पर उतरेंगे, तब से उसकी शिकार यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू होगी, जिसके लिए वह सबसे पहले आवश्यक तैयारियां करने का सोचता है और इसीलिए वह एक व्यस्त एंटीक बाजार में जाता है, ये सोचते हुए कि पिछले जीवन में किसी ने इसी जगह से एक बाइंडिंग इमोर्टल रोप को खोजा था और एक शक्तिशाली एबिलिटी यूजर बन गया था। इस समय यह खजाना अब भी बिकने के लिए रखा होगा। सौभाग्य से एंटीक डिस्प्ले से निकलने वाली ऊर्जा को शी की नेदर फायर सीड आसानी से पकड़ सकती थी। इसी बीच शिजुन का पिता और सोंग परिवार का मुखिया सोंग तियन भी अपने विश्वसनीय एंटीक जानकार एल्डर हैंग के साथ सड़कों पर कीमती वस्तुओं की खोज में घूम रहा था। सोंग तियन ने शेन को दुकानों के चारों ओर भटकते हुए देखा और थोड़ा हैरान हुआ कि यह युवक एंटीक वस्तुओं में रुचि ले रहा था। उसे याद आया कि उसने अपने बेटे से कहा था कि वह उन्हीं लोगों से दोस्ती करे जो किसी न किसी रूप में फायदेमंद हो, और शुजुन ने उसे आश्वासन दिया था कि शी एक मूर्खतापूर्ण वफादार व्यक्ति है जिसे आसानी से हेरफेर किया जा सकता था। इसीलिए सोंग तियन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी प्राचीन वस्तुओं की खोज जारी रखी। एल्डर हैंग ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसकी पारखी नजरें निश्चित रूप से उन्हें कुछ अच्छा दिला देंगी। दुर्भाग्य से अधिकतर एंटीक दुकानों में बेकार की वस्तुएं थीं।
सोंग तियन हाल ही में एक एंसास्टर वर्शिप सिरोमणि समारोह से वापस आया था, जहां उसने अपने पूर्वजों का सपना देखा जो उसे प्राचीन वस्तुएं खोजने के लिए कह रहे थे। उसे यह नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसने खोज जारी रखने का फैसला किया। अचानक एल्डर हैंक को एक दुकान के दरवाजे पर बंधे हुए गॉड को देखकर खुशी हुई। वह तुरंत उस वस्तु को लेने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन उससे पहले ही किसी और ने उसे ले लिया। वह कोई और नहीं बल्कि शेन था। दुकान का मालिक यह सोचकर खुश था कि उसे एक और भोला ग्राहक मिल गया जिसे वह ठग सकता है। मालिक ने लॉकी को मिंग डायनेस्टी की प्राचीन वस्तु बताने का ढोंग किया और इसकी कीमत 10,000 रखी, जिसे सुनकर शेन तुरंत पीछे हट गया। फिर उसने दिखावा किया जैसे वह लॉकी को ध्यान से जांच रहा हो, यह तर्क देते हुए कि उसमें दरारें थीं और वह सस्ती टूटी हुई डोरी से बंधी हुई थी। जिसके बाद शेन ने मोल भाव शुरू किया और उसकी कीमत 100 येन से ज्यादा नहीं बताई। दुकान के मालिक ने तुरंत गॉड छीन ली और उसे वहां से चले जाने को कहा। उसी समय एल्डर हांग और सोंग तियान वहां आ पहुंचे और उस एंटीक वस्तु का मुआयना करने लगे, इस बात से अनजान कि शेन ने असली खजाना पहले ही हासिल कर लिया था, वह घटिया लाल डोरी जो लॉकी से बंधी हुई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह साधारण दिखने वाली डोरी आने वाले दिनों में इतनी कीमती साबित होगी। यह वही जादुई खजाना था जिसे बाइंडिंग इमोर्टल रोप कहा जाता है। शेन इसे अपनी नेदर फायर सीड विजन के कारण ही पहचान सका। जादुई खजाने को चुपचाप अपनी जेब में डालते हुए उसने थोड़ा मजा लेने और कुछ छेड़छाड़ करने का फैसला किया। अपने पिछले जीवन में उसकी छोटी बहन को सोंग परिवार ने टोकन चुराने के बाद पकड़ लिया था और उसे किसी विकृत अनुष्ठान के लिए बलिदान कर दिया था। इसीलिए इस बार वह ठानता है कि वह पूरे सोंग परिवार के क्लेन को इसकी कीमत चुकाने मजबूर करेगा। एल्डर हैंग ने कॉर्ड में प्राचीन उत्पत्ति की कुछ हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की। संभवतः उसने उस डोरी की शेष शक्ति का अनुभव किया था। बूढ़े व्यक्ति की दृष्टि पर भरोसा करते हुए सोंग तियन ने कॉर्ड की कीमत पूछी। तभी शेन ने हल्के से बीच में आकर अंकल सोंग का ध्यान आकर्षित किया और विनम्रता से उनका अभिवादन किया। सोंग तियन ने भी शिष्टाचार से जवाब दिया और कुछ सामान्य बातचीत की। चालाक व्यापारी ने शेन के पास मौजूद प्राचीन विरासत का जिक्र भी किया, ये कहते हुए कि वह इसे खरीदने की संभावनाओं पर बाद में बात करना चाहेंगे। इस साहसिक प्रस्ताव के जवाब में शेन ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी और जितना संभव हो उतना जोर से अमीर सोंग परिवार का नाम लिया ताकि सभी का ध्यान आकर्षित हो सके। एंटीक स्ट्रीट पर कई खजाने के उत्साही लोग मौजूद थे जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जल्द ही दुकान के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जिन्होंने एल्डर हैंग को देखा और बोली लगाना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि एल्डर हांग ने चुना है तो एंटीक मूल्यवान होगा। सोंग तियन को यह देखकर झुंझलाहट हुई कि लोग अब उसकी बोली से अधिक की पेशकश कर रहे थे, यह दावा करते हुए कि खजाना उसने पहले पाया था। कुछ ही समय में बोली 20,000 तक पहुंच गई और फिर अचानक 50,000 तक चली गई। दुकानदार भी खुश था क्योंकि वह इस नीलामी से बड़ी रकम कमाने वाला था। अंततः सोंग तियन को गॉड के लिए 70,000 का भुगतान करना पड़ा, जबकि उसकी मूल कीमत 10,000 थी। यह सब शेन के किए गए चालों का परिणाम था, जिसके कारण सोंग तियन को भारी नुकसान हुआ। फिर शेन ने इसके बाद सोंग तियन से उनके पारिवारिक विरासत के बारे में बात की। सोंग तियन ने शिष्टता बरकरार रखते हुए उसे विरासत दिखाने का अनुरोध किया। शेन ने तुरंत अपने जेब से टोकन निकाला और दूर से उन्हें देखने दिया। एल्डर हैंग ने दूर से ही अंदाजा लगा लिया कि यह एक असली खजाना है और वह इसे करीब से देखने की इच्छा जाहिर करने लगे, लेकिन शेन ने टोकन को वापस जेब में डाल दिया और करीब से देखने के अनुरोध को मना कर दिया। सोंग तियन ने तब शेन से उसकी दोस्ती का हवाला देते हुए एक अनुरोध किया कि वह अपने प्रिय अंकल के लिए ये एहसान कर दे, लेकिन शेन ने साफ कह दिया कि उसका अब शू जून से कोई लेना देना नहीं है और अगर कोई अन्य बात नहीं है तो वह अब जा रहा है। अंत में सोंग तियन ने निरीक्षण के बदले मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा। शेन ने तुरंत अपना फोन निकाला, उन्हें अपना पेपाल आईडी दिखाया और 1 मिनट के निरीक्षण के लिए 10,000 की मांग की, और यदि वे 5 मिनट तक विस्तृत निरीक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें 50,000 का भुगतान करना होगा। सोंग तियन ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए पैसे ट्रांसफर कर दिए। शेन ने टोकन एल्डर हांग की ओर उछाल दिया। जब ये लोग टोकन का निरीक्षण करने में व्यस्त थे तो शेन पहले से ही अपने पैसे खर्च करने में व्यस्त था। उसने पानी और भोजन की एक अच्छी मात्रा का ऑर्डर किया क्योंकि अब उसके पास 6th ग्रेट हेल प्रिजन में खाली सेल्स थीं।
जहां वह इन आपूर्तियों को सुरक्षित रख सकता था। सुधा जी ने उसे बताया कि किसी भी वस्तु को अलग आयाम में रखने से वह अपरिवर्तित रहती है, तो वह उसे अनुरोध करती है कि उसके लिए कुछ मुर्गियों का भी इंतजाम किया जाए, क्योंकि आखिर वह एक लोमड़ी थी और उसे स्नैक्स चाहिए थे। शेन ने कच्ची सामग्री से लेकर जल्दी खराब होने वाली चीजों तक इतनी सारी आवश्यक चीजें खरीदी कि विक्रेताओं को लगने लगा कि वह शायद कोई फॉर्म शुरू कर रहा है। लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा और उसकी सारी रकम खत्म हो गई। सचमुच पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, उसने परेशान होकर कहा। 5 मिनट बाद शेन ने बूढ़े जोड़ी से पूछा कि क्या वे कुछ और समय खरीदना चाहेंगे, लेकिन सोंग तियन पहले ही थक चुका था। वह खुद टोकन खरीदना चाहता था। जब शेन ने कहा कि वह टोकन बेचने को तैयार है, तो बूढ़ों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। लेकिन शेन ने 10 मिलियन से मोल भाव शुरू किया। कुछ ही सेकंड पहले जो खुशी उनके चेहरों पर थी, वह तुरंत गायब हो गई। शेन ने तुरंत टोकन वापस लिया और जोर देकर कहा कि यह एक पारिवारिक विरासत है जो हजारों सालों से चली आ रही है और उसे लगता है कि 10 मिलियन इसकी उचित कीमत है। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसने यह प्रस्ताव केवल उनके सामने रखा था, जो कि काफी अवास्तविक था। इसके बाद वह वहां से चला गया। एल्डर हैंग ने उसे कहा कि वो टोकन एक असली प्राचीन वस्तु थी, लेकिन इसकी कीमत केवल 5 लाख के आसपास होनी चाहिए। वह आगे जोड़ता है कि अगर उन्होंने सही तरीके से मोल भाव किया होता तो इसे 10 लाख में खरीदा जा सकता था। लेकिन सोंग तियन अब किसी समझदारी भरे रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। उसने एल्डर हैंग का धन्यवाद किया और उससे विदा ली। निर्दयी व्यापारी सोंग तियन ने अपने बेटे शू जून को कॉल लगाया और आदेश दिया कि वह कुछ क्लैन सदस्यों को इकट्ठा करके शेन और उसकी बहन को ढूंढे और उन दोनों को टोकन के साथ उसके सामने लाए। कॉल काटने के बाद वह गुस्से से कहता है, इस लड़के ने मुझे परेशान करने की जरूरत भी कैसे की? मेरे एंसेस्टर ने मुझे सिर्फ टोकन को ही इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि साथ ही एक जवान लड़की के ब्लड की गुजारिश ब्लड सैक्रिफाइस के लिए की थी। पहले मैं हेजिटेट कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी बहन शायुन को ही इसका हिस्सा बनाऊंगा। उसके चेहरे को देखते हुए शेन पहले ही समझ गया कि सोंग तियन अपनी घटिया बदले की योजना बना रहा था। यह वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने मन ही मन सोचा कि उसने इस घटिया इंसान से और भी अधिक पैसा वसूल क्यों नहीं किया। शेन ने खुद को संभाला और सोचा, यह तो सोंग परिवार के अपराधों का कर्ज वसूलने की शुरुआत है। फिर शेन सीधे अपनी छोटी बहन के हॉस्टल गया और देखा कि शायुन बाहर उसका इंतजार कर रही थी। वह पूरी तरह से पैक थी और जाने के लिए तैयार थी। उसने उसका सामान उठाया और आखिरकार घर जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उससे पहले ही एक सुंदर महिला, जिसके बाल प्लैटिनम रंग के थे, दौड़ते हुए उनके पास आई और उन्हें रोकने की कोशिश की। वह हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह काफी दौड़कर आई थी। यह थी बाइशियन, शायुन की होम रूम टीचर मिस बी। मिस बी ने अपनी सांसें सही की और फिर पूछा कि शायुन अचानक स्कूल क्यों छोड़कर चली गई, जबकि अगले दिन उसकी एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी जो उसके भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती थी। इस बीच शेन ने खुद को शिक्षक से परिचित कराया और स्वीकार किया कि वह अपनी बहन को अस्थायी रूप से स्कूल से बाहर निकाल रहा है। मिस बी ने कहा कि शायुन उसकी कक्षा की टॉप स्टूडेंट है। वह जानती थी कि उनके माता पिता का निधन हो चुका है और शेन ही अपनी बहन की देखभाल कर रहा है। मिस बी ने उम्मीद की थी कि शेन एक जिम्मेदार अभिभावक होगा, न कि ऐसा जो अपनी बहन के भविष्य को खतरे में डाले। फिर उसने शायुन को बिना किसी ठोस कारण के जाने देने से इनकार कर दिया। मिस बी को लगता था कि शायुन का भविष्य उज्जवल है और उसका भाई इसे बर्बाद कर रहा था। वह पूरी तरह से विश्वास करती थी कि जब तक धरती नहीं फट रही है तब तक शायुन को यह छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, चाहे कारण कुछ भी हो। हालांकि मिस बी को जल्दी ही एहसास हो गया कि शायद उसने अपनी बातों से कुछ ज्यादा कह दिया है, लेकिन वह अपनी प्रिय छात्रा की भलाई को लेकर चिंतित थी। भले ही उसने परिवार के मामलों में दखल दिया हो, वह फिर भी शायुन की शिक्षा को जारी रखने पर अड़ी रही। शेन ने इसे बहुत अच्छे से लिया और मिस बी का धन्यवाद किया कि वह उसकी बहन के भविष्य की चिंता कर रही है। आभार के प्रतीक स्वरूप शेन ने शिक्षक को कुछ मूल्यवान सलाह दी। गंभीर स्वर में उसने उससे कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा भोजन, पानी, दवाइयां और हथियार जुटा ले। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे बड़ी मात्रा में पेन किलर की दवाइयों का भंडारण करना चाहिए ताकि आने वाले कठिन समय से गुजरने में मदद मिल सके। मिस बी को इतनी भयावह सलाह से काफी हैरानी हुई, मानो वह यह कह रहा हो कि दुनिया सच में कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। फिर मिस बी स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ी रही और भाई बहन अपने रास्ते पर चले गए।
घर पहुंचने पर शायून ने अपने बड़े भाई से पूछा कि अब क्या योजना है। वह बेवकूफ़ नहीं थी। उसे पता था कि उसका भाई कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है जो जल्द ही होने वाला था। शेन ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि आने वाले दिनों में कुछ गंभीर बदलाव होंगे, लेकिन उसने शपथ दी कि वह अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करेगा। उसने टोकन को एक हार में तब्दील किया और शायून को पहनाया, कहते हुए कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। फिर उसने उससे सख्ती से कहा कि किसी भी हाल में दरवाज़ा न खोले, चाहे कुछ भी हो जाए। शायून ने अपने हंसमुख स्वभाव को बनाए रखा और अपने बड़े भाई से वादा किया कि जब वह वापस आएगा तो उसे एक शानदार भोजन मिलेगा। उसकी गर्दन पर लटका टोकन शेन को उसकी स्थिति के बारे में पता लगाने की अनुमति देता था। फिलहाल उसे जितनी जल्दी हो सके और अधिक धन की आवश्यकता थी। जैसे ही शेन लिफ्ट से बाहर निकला, उसने देखा कि रोलन लॉबी में उसका इंतजार कर रही थी। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि वह शेन के घर के नीचे है। फ़ोन की दूसरी ओर वह सांप शुजून था जो रोलन से कह रहा था कि वह उस हारे हुए व्यक्ति को तब तक व्यस्त रखे जब तक कि वह और उसके लड़के अपना काम कर लें। जैसे ही शेन ने अपना चेहरा दिखाया, रोलन ने अपने नारी आकर्षण का उपयोग करने की कोशिश की और उसे शुजून के साथ देर रात का नाश्ता करने के लिए आमंत्रित किया, जैसे पुराने दिनों में किया करती थी। लेकिन शेन को इस चुड़ैल के साथ एक और पल बिताने का भी मन नहीं था, इसलिए उसने उसे रास्ते से धकेल दिया। लेकिन रोलन या तो बहुत जिद्दी थी या फिर उसे माहौल की समझ नहीं थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि क्या वे वास्तव में ब्रेकअप कर रहे हैं, खासकर उनके बीच गुजरे समय के बाद। उसे लगा कि वह किसी बचकानी ईर्ष्या के कारण ऐसा कर रहा है, इसलिए वह यहाँ तक चली आई थी। शेन ने उसे एक बार फिर धक्का दिया। इस बात का ख्याल मात्र ही उसे बीमार कर रहा था कि वह कभी उसके साथ रिश्ते में था। उसने उसे चेतावनी दी कि अब से वह उससे दूर ही रहे। रोलन ने अपमानित होकर पलटवार किया, उसे एहसान फरामोश कहा, लेकिन उसके शब्दों का अब शेन पर कोई असर नहीं पड़ा। शेन बस इमारत से बाहर चला गया और वह चालाक चुड़ैल वहीं खड़ी रह गई। रोलन की अहंकार टूट गया और उसने तुरंत अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। एक बार फिर से वही मांगने वाली और बेकार इंसान बन गई जो वह थी। जवाब में शेन ने घर के कागजात लहराते हुए कहा कि वह इसे बेचने जा रहा है। यह सुनकर चुड़ैल घबरा गई। वह उम्मीद कर रही थी कि शादी के बाद यह घर उसे मिल जाएगा। उसने इसे अपने वैवाहिक जीवन का घर मान लिया था। अब न केवल शेन घर बेचने जा रहा है, बल्कि वह इसे बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर भी बेचने वाला है। शेन का व्यवहार उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह खुद के लिए खड़ा होना शुरू कर चुका था और अब वह अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए घर को बेचने जा रहा था। यह घर एक प्रमुख स्थान पर था और कम से कम 3 मिलियन का था। पहले से ही वह घर ही उसका अंतिम लक्ष्य था। इसी वजह से ही उसने शेन को डेट किया था। जल्दी से सोचते हुए रोलन ने फिर से अपना मीठा और मुलायम स्वर अपनाया और पूछा कि वह इस संपत्ति को कितनी कीमत पर बेचेगा। प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए शेन ने इसे सिर्फ 1 मिलियन में बेचने की योजना बनाई। रोलन यह सुनकर दंग रह गई। उसे लगा कि शेन किसी मुसीबत में है और अपने कर्ज चुकाने के लिए उसे घर बेचना पड़ रहा है। रोलन खुद इसे खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास अभी पूरी रकम नहीं थी। वह सिर्फ 30 लाख अप फ्रंट दे सकती थी और बाकी बाद में चुकाने की योजना बना रही थी। लेकिन शेन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वह किस्तों में नहीं बेचना चाहता था। उसे पूरे 1 मिलियन की सख्त ज़रूरत थी, और वो भी नकद में। रोलन ने कई पहलुओं पर विचार किया। उसे पता था कि शुजुन इन भाई बहनों से जल्द ही बदला लेने वाला है, जिसमें शेन तो वैसे भी मारा जाने वाला है। अगर वह शेन को 1 मिलियन भी दे देगी तो वह पैसा जल्द ही वापस उसके पास आ जाएगा। उसे बस शेन को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए बहकाने की ज़रूरत थी। अंततः चुड़ैल ने समझौता करने का फैसला किया और उसे तुरंत रियल एस्टेट ऑफिस चलने के लिए आमंत्रित किया। रियल एस्टेट ऑफिस में रोलन ने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की। बाकी पैसे जुटाने के लिए उसने अपनी माँ को यह भरोसा दिलाया कि पैसा आसानी से वापस आ जाएगा। उसकी माँ ने उसे एक गरीब लड़के को डेट करने के लिए फटकार लगाई, यहाँ तक कि उसे परिवार की बचत का इस्तेमाल करके उसका घर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। चुड़ैल ने लगभग अपनी माँ को गालियाँ दी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को काबू में रखा। वह अभी भी सोच रही थी कि शेन बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। शेन जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह रहा था, ताकि वह संपत्ति उसके नाम पर कर सके। चुड़ैल को लगा कि वह शेन को अपने वित्तीय जाल में फंसा रही थी, लेकिन असल में वह खुद ही उसकी चाल में फंस रही थी।
जब आखिरकार प्रलय आएगी तो धरती पर हर संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाएगा और बिना उसके 1 मिलियन की पारिवारिक बचत के रॉलन के पास कुछ भी नहीं बचेगा, जिससे वह अपनी आखिरी जीवित रहने की संभावना भी खो देगी। रॉलन मुस्कुराते हुए सौदे को पूरा कर रही थी और यहाँ तक कि उसे वापस घर आने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे जश्न मना सकें। इस बार शेन ने उसका निमंत्रण ठुकराया नहीं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, शुजुन और उसके गुंडे हथियार लेकर इमारत के पिछले हिस्से से होते हुए आ रहे थे। शेन के वापस आने से पहले उनका इरादा उसकी बहन से मिलने और उसके साथ एक बहुत गहरी बातचीत करने का था। दूसरी ओर बेचारी शायून ऊपर अपने भाई के लिए मेहनत से खाना तैयार कर रही थी, अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी गर्दन पर पहना हुआ टोकन अचानक एक अजीब ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर चुका था। जल्दी ही शुजुन के नेतृत्व में बदमाशों का समूह अपार्टमेंट के दरवाजे के ठीक सामने था। फिर उस कमीने शुजुन ने दरवाजे पर दस्तक दी और शायून को पुकारा, उम्मीद करते हुए कि उसे देख वो दरवाज़ा खोल देगी, क्योंकि वह उसके भाई का दोस्त था। दस्तक सुनकर शायून दरवाजे के पास आई, लेकिन उसने जल्दी में दरवाज़ा खोलने का प्रयास नहीं किया। हालांकि उसने शुजुन की आवाज़ को पहचान लिया था। उसने कहा कि उसका भाई घर पर नहीं है और शुजुन से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। शुजुन ने अपने सामान्य अंदाज में हंसते हुए जवाब दिया कि उसे पहले से ही इस बात की जानकारी थी। उसने यह कहकर उसे आश्वस्त करना शुरू किया कि उसका भाई रात के खाने के लिए सामग्री खरीदने गया था, जबकि उसे पहले घर लौटने के लिए कहा। शायून को उसकी ये बातें एकदम सच्ची लगीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि दरवाजे की दूसरी ओर उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। बेध्यान होकर उसने दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसे अपने भाई के वो शब्द याद आए जिन्होंने उसे किसी के लिए भी दरवाज़ा न खोलने की चेतावनी दी थी। भाई के शब्दों ने तुरंत उसका विचार बदल दिया, क्योंकि वह उस पर सबसे अधिक भरोसा करती थी। उसने शुगुन से कहा कि उसे अपने भाई के लौटने तक इंतजार करना पड़ेगा। शायून का जवाब सुनकर शुजुन का गुस्सा उबल पड़ा। उसकी दोस्ताना मुखौटा गायब हो गया और उसका स्वर चिड़चिड़ा हो गया। उसने दिखावे के लिए नाराज होने का नाटक किया, मानो वह उससे डरने और उस पर अविश्वास करने की वजह से नाराज हो, और जिद करने लगा कि शायून दरवाज़ा खोल दे। लेकिन उसके इस व्यवहार से स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि अब शायून को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि उसे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। जब शुजुन को लगा कि उसकी योजना विफल हो रही है, तो उसने और अधिक कठोर तरीकों का सहारा लेने का निर्णय लिया। उसके दोस्तों में से एक ने पहले ही एक टूल बॉक्स निकाल लिया था और वे इसका इस्तेमाल अपार्टमेंट के अंदर घुसने के लिए करने वाले थे। इन अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए ताले तोड़ना कोई नई बात नहीं थी, और ऐसा ताला कुछ ही मिनटों में टूट जाना चाहिए था। जब उसका दोस्त ताला खोलने की कोशिश कर रहा था, शुजुन ने शायून से पूछा कि क्या उनके परिवार का अनसास्टर टोकन उसके पास है। बिना कुछ समझे उसने जवाब दिया कि उसके भाई ने ही उसे अभी पहनाया था। शुजुन का यह सवाल इतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य लड़की का ध्यान भटकाना था, जबकि उसका गैंग ताले को तोड़ने में लगा हुआ था। जल्द ही वे इसमें सफल हो गए। अगले ही पल बेसबॉल बैट से लैस गुंडों का झुंड अंदर घुस गया। इसके बाद की घटनाएं उम्मीद के मुताबिक ही आगे बढ़ीं। उन्होंने शायून को पकड़ लिया और शुजुन ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। उससे यह कहने लगा कि अगर उसने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया होता तो यह सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता। उसे अब खुद भगवान जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके पास वह रिलिक था जिसे उसके पिता चाहते थे, और शायून भी उसके कब्जे में थी। अब बस इतना ही बाकी था कि वह शेन को अपने घुटनों पर ले आए और उससे माफ़ी मंगवाए। पकड़ से खुद को छुड़ाने के बाद शायून ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार उसने सोचा था कि वह उसके भाई का दोस्त है। शुजुन के पास अब और कुछ छिपाने का इरादा नहीं था। उसने पागलपन से हंसते हुए कहा कि वह उसके भाई का दोस्त सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि वह एक भोला मूर्ख था जिसे आसानी से अपने मन मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने यहाँ तक भी नहीं छुपाया कि उसने कई गंदे काम किए थे जिनका दोष वह शेन पर मरने की योजना बना रहा था। शायून के लिए यह विश्वास करना कठिन था, लेकिन सच्चाई बेहद क्रूर थी। शुजुन असल में एक घटिया इंसान निकला जो अपने घृणित कर्मों का घमंड कर रहा था, जिसमें उसके भाई की गर्लफ्रेंड के साथ उसके
उसके रिश्ते का जिक्र भी था। शुजुन के गंदे स्पर्श से परेशान होकर शायुन ने उसे जाने देने की मांग की, लेकिन उसके इस अनुरोध ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। उसके अनुरोध के जवाब में उस कमीने ने उसे थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि अगर उसने चिल्लाने की हिम्मत की तो वह उसे अपने गंदे मोछे से गला घोंट देगा। शुजुन के दोस्त भी उसी की तरह गंदे लोग थे। उन्होंने पूछा कि क्या शायुन सही उम्र की है, तो उसने जवाब दिया कि वे खुद ही देख सकते हैं। अगले पल क्या होता ये कहना मुश्किल था, अगर किसी की अचानक हंसी ने सबको चौंका न दिया होता। उस हंसी के मालिक ने उन गुंडों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी वाइन लेक एंड मीट फॉरेस्ट के बारे में सुना है। उसके ये शब्द कहने के तुरंत बाद ही माहौल जादुई रूप से बदलने लगा। कुछ ही पलों में ये लोग खुद को एक झील में पाए, जहां खूबसूरत लड़कियों का झुंड उन्हें घेरे हुए था। वहां का माहौल इतना खूबसूरत था कि उन्हें यह सोचने का मौका ही नहीं मिला कि वे वहां कैसे पहुंचे। वह जगह स्वर्ग जैसी लग रही थी। कम से कम पहली नज़र में तो ऐसा ही लगा। लड़कियां उन्हें गले लगा रही थीं, मांस परोस रही थीं और उन्हें राजा कहकर पुकार रही थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें मांस पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि यह बेहद स्वादिष्ट था। कुछ भी समस्या का संकेत नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक माहौल बदल गया और सफ़ेद बालों वाली एक लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जिस मांस को वे खा रहे थे वह उन्हीं का था। इस बात के तुरंत बाद सभी लड़कियां गायब हो गईं और झील का पानी खून के रंग में बदल गया। उन कमीने के चेहरों पर जो खुशी की झलक थी वह अब डर और आतंक में बदल गई। जिस स्वर्ग जैसी जगह में वे थे वह अब असली नरक बन चुकी थी। सुदाची, जिसने यह सब जानबूझकर बनाया था, उनसे पूछने लगी कि क्या उन्हें यह भोजन पसंद नहीं आया। ये घटिया लोग अब भी भ्रम की दुनिया में कैद थे और वास्तविकता में तड़प रहे थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी सजा की शुरुआत हो चुकी थी। शायुन ने यह सब दूर से देखा और वह यह नहीं समझ पाई कि क्या हो रहा था। आखिरकार ये कमीने होश में आए और भूत को देखकर मौत के डर से कांपने लगे, लेकिन वे अब भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि कहाँ भ्रम समाप्त होता है और हकीकत शुरू होती है। शुजुन दूसरे लोगों से बेहतर स्थिति में था, लेकिन वह भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह भूतिया भ्रम कहाँ से आया। शुजुन और उसके गैंग ने कई निर्दोष लोगों को मारा था, लेकिन अब पहली बार उन्होंने इस छोटी लड़की के सामने डर और संकोच महसूस किया। तब उसे ख्याल आया कि इस डर का कारण शायद यह अजीब सा टोकन हो सकता है, जिसे जल्दी से शुजुन ने उस टोकन को निकालकर उसे बेकार का पुराना कबाड़ कहते हुए चिल्लाना शुरू किया, जो उसे मार नहीं सकता था। लेकिन उस अनसास्टर टोकन में निहित शक्ति की सोच कुछ और ही थी। उस टोकन से एक पंजे वाली छाया निकली और शुजुन को यह एहसास करा दिया कि असली कचरा कौन था, उसके चेहरे पर गहरे घाव छोड़कर। शुजुन ने तुरंत दर्द में चीखना शुरू किया और टोकन को छोड़ दिया, जो लुढ़कते हुए सीधा शेन के पैरों के पास आ गिरा। हमारे हीरो ने उसे उठाया और अपने अपार्टमेंट में चला आया। शेन ठीक समय पर लौटा था तो उसने उन घटिया अपराधियों को खुद देखकर उन्हें सही तरीके से दंड देने का फैसला किया। अब शुजुन के गैंग को तुरंत ही समझ आ गया कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में थे। तभी रोलन वहां आ थमकी और मांग करने लगी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जैसे ही उसने घायल शुजुन को देखा, वह उसके पास दौड़कर पहुंच गई। गैंग के बाकी लोग धीरे धीरे होश में आ रहे थे, जिसे देख शुजुन ने आदेश दिया कि वे हमारे हीरो को उस खजाने के साथ जाने ना दें। शायुन ने अपने भाई को सिर्फ इतना ही कहने का समय निकाला कि वह सावधान रहे। अपनी संख्या और बैट्स पर विश्वास करके उन बदमाशों ने एक साथ हमला करने का फैसला किया। वे सोच रहे थे कि वे जल्दी जीत जाएंगे, परंतु हमारा हीरो स्थिर खड़ा रहा। उसे इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हालांकि एक समस्या थी जिसके बारे में सुदाजी ने उसे बताया कि रेवन जनरल ने अपनी शक्ति से शायुन के चेहरे पर पंजा मारा, लेकिन उसने शेन की अनुमति के बिना ऐसा किया, जिससे इस टोकन की सारी शक्ति इस्तेमाल हो गई थी। दूसरी तरफ बेयर जनरल इस बात से नाराज था कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सका, लेकिन शेन इसके लिए खुश ही था, क्योंकि अगर वह प्रकट होता तो घर निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। यह अपार्टमेंट इतने शक्तिशाली जीवों के लिए बहुत छोटा था। उनका समय बाद में आएगा, साथ ही वह इन घटिया लोगों का अकेले ही सामना कर सकता है, यह कहते हुए आगे बढ़ा। जिसके बाद शेन को इन हरामियों पर आग की लपटें भेजने के लिए अपनी उंगली तक नहीं उठानी पड़ी। जलते हुए गुंडे ये समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा था।
ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी अद्भुत शक्ति का सामना किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह आग खुद समझदार हो, क्योंकि कमरे में सिर्फ वही गुंडे जल रहे थे। लपटें बेहद गर्म थीं और चाहे वे कितना भी फर्श पर लोटपोट कर लें, आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि पानी भी उन लपटों को नहीं बुझा सका। जितनी बार वे पानी की ओर देखते, उतनी बार लपटें और प्रज्वलित हो जाती। अंततः लपटें तभी बुझीं जब वे मर गए। यह पहली बार था जब शुजुन और रोलन ने ऐसी चीज देखी और वे शब्दों के लिए भी तरस गए। अब शुजुन अपनी जान को लेकर वाकई डर गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शेन जादू का इस्तेमाल कर सकता था। डर से कांपती हुई रोलन ने शेन से विनती की कि वह उनसे दूर रहे और यह याद रखे कि शुजुन उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वह उसकी गर्लफ्रेंड। हमारा हीरो ऐसे कचरे पर दया दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। शुजुन ने उसकी बहन को बंधक बना लिया था, उसके घर में घुस आया था और उसके टोकन को चुराने की कोशिश की थी। रोलन, वह घिनौनी विच, ने जानबूझकर उसे उलझाए रखने के लिए यह योजना बनाई थी। लेकिन उन्हें देखकर शेन को बस घिन महसूस हो रही थी और ये लोग अब भी उसकी पुरानी दोस्ती की बात कर रहे थे। शुजुन ने उठकर सबसे मासूम इंसान बनने का नाटक किया, जैसे कि वह नहीं समझ पा रहा हो कि शेन क्या कह रहा है। इसी समय उसने धीरे से रोलन को फुसफुसाकर कहा कि वह हमारे हीरो का ध्यान भटकाए, क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर शुजुन ने खुद एक छुरा अपने पीछे से निकाला और बातें करते हुए बोला कि वह रोलन और शेन की शादी में सबसे अच्छा दोस्त बनने का इंतजार नहीं कर सकता। रोलन भी उसका साथ देने लगी और हमारे हीरो से शादी करने का नाटक करने लगी। वह यहाँ तक कहने लगी कि वह उसे माफ करने के लिए तैयार है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। क्या यह सच्चा प्यार नहीं है? उसे सिर्फ यह जानने की जरूरत थी कि उसने इतनी शक्ति कैसे प्राप्त की और फिर वह उसे हमेशा के लिए प्यार करेगी। शुरुआत में ऐसा लगा कि रोलन के जादू ने काम कर दिया है और शुजुन ने इस मौके का फायदा उठाकर छिपकर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन यह सब बेकार था। शेन ने उनकी असली मंशा को साफ साफ देख लिया था। वह इस घटिया खेल को आसानी से भांप चुका था और उन्हें अभी के अभी निपटाने के लिए तैयार था। उसकी आंखों से एक ज्वाला की लहर ने उस बेकार जोड़े को पकड़ लिया और इस दुनिया को आने वाले सर्वनाश से पहले थोड़ा और शुद्ध कर दिया। लपटों को देखते हुए हमारे हीरो ने सोचा कि यह शक्ति मुझे क्यों मिली। इसकी सच्चाई में अब समझ गया कि इस दुनिया को शुजुन और रोलन जैसे गंदे जीवों से शुद्ध करने के लिए। इस बीच सॉन्ग परिवार के पारिवारिक एस्टेट पर उनका पूरा क्लैन इकट्ठा हुआ था ताकि क्लैन लीडर एंसास्टर को संबोधित कर सके। फिर सॉन्ग ने वेदी के सामने झुककर प्रार्थना शुरू की और एंसास्टर से उनके परिवार को आशीर्वाद देने और उनकी संपत्ति को अनंत बनाने की प्रार्थना की। तभी उस वेदी से एंसास्टर की आत्मा प्रकट हुई और उसने प्राचीन स्पिरिचुअल वस्तुएं और एक लड़की के खून की मांग की, क्योंकि बड़े अरमानों से मिस्टर सॉन्ग द्वारा खरीदी गई प्राचीन गॉड एंसास्टर को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर पाई। एंसास्टर को असली बलिदान और असली वस्तुएं चाहिए थीं। तब मिस्टर सॉन्ग ने वादा किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ ही मिनटों में शुजुन लड़की और टोकन के साथ पहुंचने वाला है। परंतु आत्मा इस इंतजार से गुस्से में थी और उसने उनके इन अयोग्य वंशजों को चेतावनी दी कि 3 दिनों में दुनिया का अंत, एक विश्वव्यापी सर्वनाश आने वाला है। मिस्टर सॉन्ग के लिए यह अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन वह एंसेस्टर की आत्मा के शब्दों पर शक नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने तुरंत अपने क्लैन को पुकारा और उनसे बड़ी मात्रा में पानी और भोजन खरीदने के लिए अपनी सभी जनशक्ति और संसाधनों को तुरंत भेजने का आग्रह किया। अगर आत्मा की बात सच थी तो इस दुनिया का अंत बहुत जल्दी आने वाला था। फिर सॉन्ग ने अपने सहायक को शुजुन और उसके कैदियों को ढूंढने के लिए भेजा ताकि वे जल्द से जल्द बलिदान कर सके। पर किसी के पास हिलने का मौका भी नहीं था कि एस्टेट के द्वार टुकड़ों में बिखर गए और शेन ने शानदार अंदाज में वहां प्रवेश किया और अपने साथ शुजुन भी लाया था। अब मिस्टर सॉन्ग को इस बात की चिंता नहीं थी कि शुजुन नहीं आएगा, लेकिन एक समस्या थी कि शुजुन गलत हालत में वहां पहुंचा था और हमारा हीरो इस हॉर्नेट्स नेस्ट में अकेले ही घुस गया था। मिस्टर सॉन्ग अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि एक गरीब आदमी शेन उसके बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है और फिर उनके एस्टेट में प्रवेश कैसे कर सकता है, वह भी हर चीज को नष्ट करते हुए। सॉन्ग ने तुरंत अपने क्लैन को आदेश दिया कि वे इस गुस्ताख को मार डालें। दर्जनों गुंडे तुरंत ही हमारे हीरो की ओर दौड़े, लेकिन शेन उनकी मूर्खता पर केवल हंस सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और आग के साथ उनका स्वागत करने की तैयारी की।
जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो लपटें भड़क उठी। फिर शेन ने हर एक गुंडे पर एक निशान लगा दिया था और अब उन्हें कोई भी चीज नहीं बचा सकती थी। हमारा हीरो बिना किसी समस्या के उनके बीच से गुजर गया और लपटें केवल उन पर बरसीं जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। अब वह अकेले उसके सामने खड़ा था। उसके पीछे गिरोह के बचे हुए सदस्य लपटों में तड़प रहे थे और हमारा हीरो मुख्य खलनायक को उसके कर्मों की सजा देने ही वाला था कि सॉन्ग, जो अब कोने में फंसा और अपनी मौत से डर गया था, अभी भी हार मानने के मूड में नहीं था। उसके पास अभी भी एक आखिरी छिपा हुआ तुरुप का पत्ता था, एक बंदूक, और वह इसे बिना किसी हिचकिचाहट के इस्तेमाल करने जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, शेन ने अपनी आग को नियंत्रित करने की क्षमता का इस्तेमाल कर बंदूक को सॉन्ग के हाथ में ही उड़ा दिया, जिससे सॉन्ग की दोनों हाथों में गंभीर चोट लग गई थी। हमारा हीरो उसकी हालत पर बस हंसी में फूट पड़ा और कहने लगा कि उसे बारूद के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। शेन खुद अपनी शक्ति से खुश था, भले ही उसका स्तर अभी कम था। वॉइड फायर ने उसे अविश्वसनीय क्षमताएं दी थीं। इसकी मदद से वह एक साथ 10 आग के स्रोतों को 10 वर्ग मीटर तक नियंत्रित कर सकता था। लेकिन अगर आसपास विस्फोटक हो तो उसकी शक्ति और भी अधिक हो सकती थी। जब हमारा हीरो सॉन्ग की हालत देखकर सोच रहा था, तब सॉन्ग ने इस मौके का फायदा उठाया और वेदी की ओर दौड़ पड़ा ताकि एंसेस्टर से मदद मांग सके। एंसेस्टर स्पिरिट सॉन्ग परिवार के आखिरी वंशज को नष्ट नहीं होने दे सकता था, इसीलिए उसने अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल शेन पर हमला करने के लिए किया। इस ज्वाला की शक्ति, जो कि बुरी आत्माओं द्वारा और भी बढ़ाई गई थी, इतनी महान थी कि हमारे हीरो के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। उसे गंभीर चोट आई और वह थोड़ी दूर हटने पर मजबूर हो गया। उसी समय मिस सॉन्ग और अन्य क्लैन सदस्यों की चोटें भी ठीक हो गईं। अब उसने फिर से अपने ऊपर और अपने एंसेस्टर की शक्ति पर भरोसा कर लिया था, तो उसने शेन को बहुत ही त्वरित मौत देने का वादा किया। इस बार शेन एक वाकई खतरनाक प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था। कहना गलत नहीं होगा, यह एक असली डीटी थी। हमारे हीरो को यह उम्मीद नहीं थी कि सॉन्ग परिवार के पास अपना खुद का गॉड होगा, वह भी अपोक्लिप्स से पहले। आखिरकार शुरू में वह बस कुछ प्राचीन चीजें चुरा कर पैसा कमाना चाहता था, लेकिन अब मामला उसकी सोच से ज्यादा जटिल हो गया। गुस्सैल गॉड, जिसने उसे खत्म करने का इरादा किया था, वह उसके प्लान में बिल्कुल नहीं था। सौभाग्य से शेन पहले हमले से बच गया। हालांकि डेटी रुकने वाला नहीं था, वह उसे मक्खी की तरह कुचलने की कोशिश कर रहा था। एक समय तो ऐसा लगा कि उसने ऐसा कर भी लिया है। यह देखकर सॉन्ग ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे का भाव सदमे और डर में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण था कि हमारा हीरो पूरी तरह से सुरक्षित और सही सलामत था और वह खुद दूसरे किसी गॉड पर सवारी कर रहा था। ये समझने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ, हमें थोड़े समय के लिए पीछे जाना होगा। ठीक हमले से पहले सुदाजी ने शेन को बताया था कि उसके सामने खड़ा टीटी एक प्राकृतिक फायर स्पिरिट था, जिसने सॉन्ग परिवार की इंसेंस की वजह से पिछले 1000 वर्षों में काफी सोल पावर जमा कर ली थी, जिसे अब वह अपनी असली शरीर में पृथ्वी पर उतरने से बस एक कदम दूर था। इसलिए यदि हमारा लड़का उसे पकड़ने और अब्सॉर्ब करने में सफल हो जाता, तो वह अपनी फायर एबिलिटीज और सोल पावर को मजबूत कर सकता था, क्योंकि फिलहाल उसका टोकन सोल पावर से खाली था। लेकिन यदि वह जोखिम उठाने की हिम्मत करता तो जीत की संभावना हो सकती थी। शेन पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि सुदाजी क्या कह रही थी और उसने पूछा कि उसका मतलब क्या है। तब उसने बताया कि इसे अंजाम देने के लिए उसे अपनी सोल पावर को निकालकर हेल प्रिजन के टोकन में डालना होगा। फिर उसे बस एक आदेश देना होगा और प्रिजन के किसी कैदी को मदद के लिए बुलाना होगा। फिर शेन ने महसूस किया कि वह वाकई ऐसा कर सकता है। हालांकि यदि वह फायर लॉर्ड को पकड़ने में असफल होता और मर जाता, तो जो उसने समन किया होता वह प्रिजन से भाग सकता था। चालाक सुदाजी ने पूछा कि क्या वह यह जोखिम लेने को तैयार है, लेकिन हमारा लड़का उसकी बात मानने का कोई इरादा नहीं रखता था। फॉक्स ने उसे 2 विकल्प दिए थे, लेकिन उसने तीसरा चुना। अगले ही पल उसने अपनी दाहिनी आंख से हेलफायर को टोकन में डालना शुरू कर दिया, जिससे सुदाजी दंग रह गई। उसने इस मोड़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जब उसने पूछा कि वह ऐसा क्या कर रहा है, तो शेन ने जवाब दिया कि अगर वह मर गया तो हेलफायर टोकन को नष्ट कर देगा और बिना टोकन के दुनिया में कोई भी प्रिजन को नहीं खोल पाएगा। दूसरे शब्दों में, कैदी फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। अब उनके पास शेन के हितों में काम करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसके अलावा अब उनके पास उसे बचाने की अच्छी प्रेरणा भी थी। बिना एक सेकंड गंवाए
शेन ने समनिंग गेट खोलना शुरू कर दिया। डंजन में बंद कैदी इसे महसूस किए बिना नहीं रह सके। उनमें से कई चीखने और बाहर निकालने की भीख मांगने लगे। हालांकि इस बार हमारा हीरो पूरी तरह से दृढ़ था। उसने महान डेमन ब्लैक बियर को समन करने का निश्चय किया। जैसे ही सेल के दरवाजे खुले, भालू तेजी से बाहर निकल आया। उसके स्वभाव को जानते हुए सुदाजी ने उसे पीछे से चिल्लाकर कहा कि वार्डन किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। वास्तविक दुनिया में आते ही ब्लैक बियर ने फायर गॉड को जमीन पर गिरा दिया। फायर गॉड ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन सबसे ज्यादा भालू अपनी आजादी पाकर खुश था। लंबे समय के बाद सूरज की रोशनी देखकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और उत्साह में अपने पंजे जोर जोर से हिलाने लगा। हालांकि शेन ने जल्दी ही उसे वास्तविकता में वापस लाया। उसकी सोल पावर लंबे समय तक ऐसे मेल मिलाप के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने भालू को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। ब्लैक बेयर ने हमारे हीरो का आदेश माना और जवाब दिया कि उसने उसे बुलाकर सही निर्णय लिया। वह फायर गॉड की तरफ तेजी से दौड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया। इस स्तर का एक निम्न श्रेणी का गॉड ब्लैक बेयर के सामने टिक ही नहीं सकता था। फायर गॉड की सारी कोशिशें बेकार थीं। वह शर्मनाक हार झेल रहा था। इसके अलावा उसका डिवाइन बॉडी सीमा पार कर चुका था, जिससे वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा था। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने इमॉर्टल रोप का उपयोग करके फायर डीडी को बांध दिया, जो अब केवल घबराहट में चीख सकता था। यह हमारे हीरो की बिना शर्त जीत थी। सॉन्ग परिवार का एंसास्टर, जिसकी शक्ति ने उसके वंशजों को सहारा दिया था, अब उतना ही असफल साबित हुआ जितना उसके वंशज थे। अब सॉन्ग ने जीत की सारी उम्मीदें खो दी और असहाय होकर जमीन पर गिर गए। लेकिन एंसेस्टर को बांधने वाली रस्सी को देखकर उन्हें याद आया कि उन्होंने इसे पहले कहाँ देखा था। ये वही रस्सी थी जो शेन ने आर्टिफैक्ट से ली थी जब उसने इसे खरीदा था। हमारा हीरो केवल उस अमीर हारे हुए व्यक्ति पर हंस रहा था, जिसकी वजह से वह इस इमॉर्टल्स को बांधने में सक्षम रस्सी मुफ्त में प्राप्त कर सका। बेचारे सॉन्ग के पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उनका कीमती एंसास्टर, जिसकी शक्ति को उनके परिवार ने हजारों सालों तक बढ़ावा दिया था, अब उनकी आंखों के सामने वाष्पित हो रहा था। अंततः उनका एंसास्टर एक विशाल फायर स्पिरिट, एक छोटे से स्पिरिचुअल क्रिस्टल में बदल गया, जिसे अब शेन आसानी से एक हाथ में पकड़ सकता था। सॉन्ग परिवार की पूरी विरासत अब शेन के हाथ में थी। अब जब सब कुछ उसके नियंत्रण में था, तो हमारे हीरो ने सॉन्ग को एक ऐसा सौदा प्रस्तावित किया जिसे वह अस्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। शुजुन अभी भी जिंदा था, हालांकि वह अब भी नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। इसलिए शेन ने उसे जीवित रखने की पेशकश की, बदले में सॉन्ग परिवार के सारे पैसे मांगकर। यह मिस्टर सॉन्ग जैसे लालची इंसान के लिए बहुत बड़ी चोट थी, लेकिन वह जानता था कि एपोक्लिप्स आने के बाद यह पैसा बेकार हो जाएगा। अंत में उसने सहमति दे दी और शेन पैसा लेकर तुरंत उसका उपयोग करने के लिए निकल पड़ा। शुजुन को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वह तो गरीब होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन मिस्टर सॉन्ग ने उसे यह कहकर शांत किया कि पैसा जल्द ही बेकार हो जाएगा, तो मुख्य बात यह है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाए और एक जगह इकट्ठा करे। इसलिए बाकी बचे क्लैन मेंबर्स को मिस्टर सॉन्ग ने आदेश दिया कि जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके बारे में चुप रहे और जल्दी से अपनी संपत्तियां बेच दें। फिर उन्होंने जो भी पैसा कमाया उसे चावल और पानी में बदल दें। जो भी सामान वे खरीदें उसे मिस्टर सॉन्ग के कंट्री विला के नीचे बने शेल्टर में ले जाया जाए, क्योंकि वहां पहले से ही काफी जगह और हथियारों का अच्छा भंडार मौजूद था। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ओल्ड मैन वॉन से संपर्क करें और जितने भी प्राचीन आर्टिफैक्ट्स मिल सकें उन्हें खरीद लें। मिस्टर सॉन्ग इस बात से नाराज था कि केवल शेन ही पहला व्यक्ति था जिसे एबिलिटीज प्राप्त हुई, जबकि दुनिया का अंत करीब आ रहा था। लेकिन वह यह भी मानता था कि यह दुनिया का अंत नहीं है, और यदि सॉन्ग परिवार के सभी बच्चे इस अवसर का लाभ उठाएं तो यह अंत उनके लिए विश्व वर्चस्व की शुरुआत हो सकती है। लेकिन शेन के लिए मिस्टर सॉन्ग उसकी जिंदगी को नरक बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार था। इस बीच हमारा हीरो शहर की सबसे बड़ी फार्मेसी की ओर बढ़ा। सॉन्ग परिवार के पैसे की बदौलत अब उसके पास लगभग 29 मिलियन थे। बेशक अगर उसके पास और समय होता तो वह सॉन्ग परिवार के बारे में और जान सकता था, लेकिन अब उसने उन्हें भुलाने का सोचा, क्योंकि मुख्य बात थी अपोकलिप्स की तैयारी करना।
फार्मेसी में शेन ने एक साथ 10,000 शैंकिंग पिल्स का ऑर्डर दिया। बेशक फार्मासिस्ट हैरान थी कि किसी को बुखार कम करने और जहर को निष्क्रिय करने वाली इतनी सारी साधारण दवा की जरूरत क्यों है, लेकिन हमारा हीरो उसे कुछ भी समझाने के मूड में नहीं था। वह बस सब कुछ जल्दी से खरीदना चाहता था। यदि उनके पास वह सामान नहीं होता जो वह चाहता था, तो वह किसी प्रतियोगी के पास चला जाता। फार्मासिस्ट ग्राहक खोना नहीं चाहती थी, लेकिन इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने में उसे समय और 2 दिन की डिलीवरी की जरूरत थी। शेन को भी पता था कि शहर में ऐसी केवल 10,000 शैंकिंग पिल्स ही मौजूद थीं, जिनमें से अधिकांश ऑनलाइन बेची जा चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसे इतनी सारी पिल्स की जरूरत क्यों थी। जब एपोक्लिप्स शुरू होगा तो यह मामूली सी दवा सबसे महत्वपूर्ण सामग्री बन जाएगी। अपने पिछले जीवन में शेन ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गया था और उसके लक्षणों से जूझ रहा था। वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ भी उस पर निर्भर नहीं था। तब उसकी छोटी बहन शायुन ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे बचाने के लिए शैंकिंग पिल नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि जैसे ही पता चला कि शैंकिंग पिल ही एकमात्र दवा थी जो एबिलिटीज के अवेकनिंग को तेज कर सकती थी और ज़ॉम्बी वायरस को दबाने में प्रभावी थी, सब बिक चुकी थी। दुर्भाग्य से यह जानकारी पहले से उन्हें पता नहीं थी, इसीलिए सारी पिल्स पहले ही अनुपलब्ध हो चुकी थीं, जिस वजह से शायुन अपने भाई के लिए दवा खोजने की उम्मीद में एक दूर की फार्मेसी चली गई। शेन के बार बार मना करने के बावजूद कि बाहर जाना खतरनाक है, एपोक्लिप्स के दौरान स्वतंत्र घूमने वाले खलनायकों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसने उस जीवन में शायुन को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह ऐसा नहीं होने देगा। जहां तक सॉन्ग परिवार की बात है, उन्हें पता था कि दुनिया का अंत आ रहा है और वे निश्चित रूप से खाने पीने की चीज़ों का भंडार करेंगे। लेकिन हमारे हीरो को उम्मीद थी कि वे एपोक्लिप्स के शुरुआती चरणों के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के बारे में नहीं जानते थे, जो खाना नहीं बल्कि सुपरनैचुरल पावर से संपन्न अवेकेंड थे। यदि शेन ढेर सारी शैंकिंग पिल्स हासिल कर लेता, तो वह कई ऐसी एबिलिटीज प्राप्त कर सकता था जो उसे एक पूरी सेना जितना मजबूत बना देती। फिर उसने अपना टोकन निकाला और हेलफायर को जलाने का आदेश दिया। ऐसा करते ही उसने सॉन्ग परिवार की एंसेस्ट्रल एस्टेट में बंद किए गए फायर स्पिरिट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया। इसके तुरंत बाद उसने फ्लेमिंग लोटस की शक्ति को जागृत किया। सुदाजी ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया और शेन को उनकी क्षमता सुधारने के लिए बधाई दी। फ्लेमिंग लोटस की शक्ति के साथ शेन अब बाधाओं को तोड़ने और भ्रमों को नष्ट करने में सक्षम हो गया था। उदाहरण के लिए अब वाइन लेक और मीट फॉरेस्ट का भ्रम उसके लिए कोई रुकावट नहीं होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब वह आग के आकार को अधिक सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता था और यहां तक कि अपने लिए एक फायर सोर्ड भी बना सकता था। फायर स्पिरिट को अब्सॉर्ब करना शेन की अपेक्षा से भी अधिक फायदेमंद साबित हुआ। जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह क्षमता केवल एक फायर सोर्ड तक सीमित नहीं थी। जैसे ही वह प्रिजन में दाखिल हुआ, ब्लैक बेयर और सुदाजी उसकी ध्यान खींचने के लिए लड़ने लगे। इसका कारण यह था कि इस डंजन में एक सिन कर्मा सिस्टम थी। जब भी कैदी वार्डन के लिए कोई कार्य करते, उनकी पाप कर्मा यानी सिन कर्मा घट जाती और उनके कारावास की शर्तें कम हो जाती। उदाहरण के लिए, फायर स्पिरिट एंसेस्टर के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए ब्लैक बेयर ने अपनी सिन कर्मा को 90 तक घटा लिया और इसके बदले में उसे मांस की एक अतिरिक्त मात्रा मिली। कैदियों का यह अत्यधिक ध्यान हमारे हीरो को पसंद नहीं आया और उसने उन्हें दूर धकेल दिया। थंडर रेवन यह सब देख रहा था। उसने इन कमजोर कैदियों को तुच्छ समझा, जो थोड़े से लाभ के लिए वार्डन के सामने घुटने टेकने को तैयार थे। उसने हमारे हीरो को चेतावनी दी कि अगर उसने उसे समन करने की कोशिश की तो उसे इसका पछतावा होगा। आखिरकार वह उसकी आज्ञा मानने की बजाय बस प्रिजन से भाग जाएगा। लेकिन शेन इस धमकी से परेशान नहीं था। जैसे जैसे उसकी एबिलिटीज बढ़ रही थीं, उसे अगली मंजिल पर जाने और वहां के अधिक शक्तिशाली कैदियों तक पहुंचने की शक्ति मिल जाएगी। तब थंडर रेवन की उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी और जब वह समय आएगा तो थंडर रेवन को खुद वार्डन की सेवा में शामिल होने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे शेन की ताकत बढ़ रही थी, प्रिजन वार्डन का टोकन भी ऊर्जा से भरता जा रहा था। यह सही समय पर हुआ, क्योंकि ब्लड मून आकार में बढ़ती जा रही थी और एपोक्लिप्स हर दिन करीब आ रहा था। हमारे हीरो को जितना जल्दी हो सके बाकी पैसे खर्च करने चाहिए थे, तो वह अगले दिन एक ज्वेलरी ऑक्शन में गया, इस उम्मीद में कि वहां से वह एक बहुत शक्तिशाली आर्टिफैक्ट्स हासिल कर ले।
जब अपोक्लिप्स आएगा तो सभी साधारण संसाधनों को जल्दी ही लूट लिया जाएगा, लेकिन वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जो केवल ज़ॉम्बीज को मारकर या दुर्लभ आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा ही एक आर्टिफैक्ट शेन के सामने था। इसकी मदद से वह अपनी एबिलिटीज को दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक सुधार सकता था। उसे याद था कि पिछले जीवन में एक भाग्यशाली व्यक्ति ने यह पत्थर पाया था, जिसे वो बाकी सभी से पहले अपनी एबिलिटीज विकसित कर सका, जिससे उसे अनगिनत फायदे हुए। लेकिन इस बार उसकी जगह हमारा हीरो लेगा। कुछ घंटों बाद वह पत्थर नीलामी में रखा गया, जिसकी प्रारंभिक कीमत 3 मिलियन थी। विशेषज्ञों के अनुसार यह रॉ स्टोन काफी संभावनाओं से भरा था और इसके अंदर मौजूद जेड की कीमत कम से कम 5 मिलियन हो सकती थी। तुरंत खरीदारों ने बोली लगानी शुरू की, जो धीरे धीरे 4 मिलियन तक पहुंच गई। लेकिन अचानक एक अमीर लड़के ने सीधे 5 मिलियन की बोली लगा दी। बाकी लोग तुरंत पीछे हट गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह लड़का चीन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक था। उसने सभी को रास्ते से हटने का इनाम देते हुए सभी को अपने खर्चे पर ड्रिंक ऑफर की। तभी शेन कमरे में दाखिल हुआ और बोली को 6 मिलियन तक बढ़ा दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे कि यह लड़का कहां से आया और इतनी बड़ी बोली लगाने के लिए उसके पास पैसा कहां से आया। तभी नीलामी के एक आयोजक तुरंत शेन के पास पहुंचे और बताया कि नीलामी में भाग लेने के लिए उनके पास ब्लैक बैंक कार्ड होना अनिवार्य है। सौभाग्य से शेन के खाते में करोड़ों थे और उसके पास वह कार्ड पहले से मौजूद था। जैसे ही आयोजक ने वह कार्ड देखा, उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। नीलामी जारी रही और नीलामी का संचालन करने वाली लड़की ने पूछा कि क्या कोई और अधिक बोली लगाना चाहता है। बेशक वह अमीर लड़का इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और उसने 7 मिलियन की बोली लगा दी, लेकिन यह भी बेकार गया। शेन ने बिना किसी झिझक के 10 मिलियन की बोली लगा दी। ये बोली सुनकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि यह कीमत उस पत्थर के अंदर मौजूद प्रसंस्कृत रत्न की कीमत से कहीं अधिक थी। उस अमीर लड़के के साथ मौजूद लड़की ने उसे शांत होने और इस धोखेबाज अमीर के साथ प्रतिस्पर्धा न करने की सलाह दी। हैरानी की बात यह थी कि उसने उसकी बात मान ली और पीछे हट गया। लेकिन जाते जाते उसने पूछा कि हमारे हीरो का नाम क्या है और कहा कि वह उसका नाम और उसकी कूलनेस याद रखेगा। शायद अगली बार जब वे मिले तो जीत उसकी होगी। आखिरकार शेन को वह मिल गया जो वह चाहता था। यहाँ तक कि जब उसने पत्थर को उसके कंटेनर में पकड़ा तो तब वह उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था। उसकी आंख लाल लपटों से चमक उठी। यहाँ करने के लिए अब उसके पास कुछ और नहीं था, तो वह बाहर निकलने लगा। पीछे अगला आइटम पेश किया गया, कीमती पत्थरों से सजा हुआ एक प्राचीन फेदर फैन। लेकिन शेन दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक डरे हुए चीख पुकार और मदद की गुहार सुनाई दी। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस फैन से एक विशाल सांप की आत्मा निकलकर बाहर आ गई थी। यह सांप लगभग इंसानी चेहरा लिए हुए था और सीधा हमारे हीरो की तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। बाकी सभी को नजरअंदाज करते हुए शेन ने अंदाजा लगाया कि इस दैत्य को बुलाने की वजह यह हो सकती है कि नीलामी से पहले यह फैन पत्थर के बहुत करीब पड़ा था और उसने उसकी कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इसके अलावा दुनिया के अंत का समय नजदीक आ रहा था, जिससे इस दैत्य को और ताकत मिल गई। आखिरकार दुनिया केओस में डूबने वाली थी और इस तरह की अलौकिक घटनाएं आने वाली आपदा के छोटे संकेत मात्र थीं। वह अमीर सुनहरे बालों वाला लड़का बिल्कुल भी डरपोक नहीं था। अज्ञात खतरे का सामना करते हुए बाकी सब की तरह छिपने के बजाय उसने सांप पर एक टेलीस्कोपिक स्टिक से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसा उम्मीद थी इसका कोई असर नहीं हुआ। सांप ने उसकी मार को महसूस तक नहीं किया और सीधा शेन की तरफ लपका। सबको हैरान करते हुए शेन ने एक कदम भी नहीं लिया और सांप को गर्दन से पकड़ लिया। उसने अपने उन्नत फ्लेम कंट्रोल का उपयोग करते हुए उस पर फायर कॉलर डाल दिया। इस विशाल सांप को रोकना उसके लिए बेहद आसान था। फिर उसने लोटस फ्लेम को सक्रिय किया और लपटें इस आत्मा के खोल को नष्ट करने लगीं। कुछ सेकंड के भीतर सांप का जो कुछ बचा वह केवल एक स्पिरिट क्रिस्टल था। अगर शेन इस क्रिस्टल का उपयोग करे तो वह नई एबिलिटीज प्राप्त कर सकता है।
हालांकि यह क्रिस्टल बहुत उच्च स्तर का नहीं था, इसलिए इससे वह केवल एक छोटी क्षमता ही हासिल कर सकता था। शेन जाने ही वाला था कि पीछे से वह सुनहरे बालों वाला अमीर लड़का घुटनों के बल गिर गया। उसने पहचान लिया कि हमारा हीरो एक सच्चा मास्टर है और वह भी ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसका शिष्य बनना चाहता था। लेकिन उसे इंतजार करना होगा, सही समय पर सब होगा। कुछ घंटों बाद शेन के घर के सामने डिब्बों और पिंजरों का अंबार लग गया था। ये सब उसके पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित करने लगा। वे हैरान थे कि शेन अचानक इतना अमीर कैसे हो गया और उसने इतनी चीजें क्यों खरीदी। ज्यादातर लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने वाला है और उसके लिए खुश हुए। हालांकि हर कोई इतना दयालु नहीं था। एक महिला आंटी जांग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि शेन की इतनी तरक्की हो रही है। उसे पूरा विश्वास था कि वह कभी अपनी दुकान नहीं खोल पाएगा, लेकिन उसकी मुख्य वजह यह थी कि उसने उस गोदाम पर नजर गड़ा रखी थी जो शेन का था। वह उसे हथियाकर अपनी दुकान खोलना चाहती थी। हालांकि अब वह इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तभी हमारा हीरो आया और पड़ोसियों की भीड़ पर कोई ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गया। वह सिर्फ यह सोच रहा था कि बाकी बचे पैसों से वह और क्या खरीद सकता है। जब वह पास पहुंचा तो डिलीवरी मैन ने उसे सूचित किया कि उन्होंने सब कुछ पहुंचा दिया है और पूछा कि क्या शेन इसे गिनना चाहता है। लेकिन हमारा हीरो इसमें समय बर्बाद करने के मूड में नहीं था। इसके अलावा एक और गाड़ी कल आनी थी जिसे यह संभावना थी कि सामान इस गोदाम में नहीं समा पाएगा। कम से कम यही डिलीवरी मैन को लग रहा था। इसीलिए अपनी एबिलिटीज पर ज्यादा ध्यान आकर्षित न करने के लिए शेन ने फैसला किया कि वह खुद कल उनके केंद्रीय गोदाम से सारा सामान ले आएगा। जांग ने यह सब सुन लिया और जलन से कांपने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि शेन अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। वह जानती थी कि वह एक साधारण अनाथ है जिसने अपने माता पिता को बहुत पहले खो दिया था, और फिर भी उसने उसकी योजनाओं में बाधा डालने की हिम्मत कैसे की। उसने उस जगह पर अपनी दुकान खोलने की हिम्मत की जिसे जांग पहले से अपने लिए पसंद कर चुकी थी। इसी दौरान उसका नटखट पोता पेशाब करने के लिए भागा। ऐसा लग रहा था कि जांग ने उसे ठीक से नहीं पाला। यह शरारती बच्चा सीधा हमारे हीरो के डिब्बों के पास भागा। ये बच्चा वाकई निडर था। उसकी दादी का प्रतिक्रिया भी सही नहीं थी। उसने उसे डांटने के बजाय उसकी तारीफ की और शेन के सामने उसका बचाव किया, यह कहते हुए कि वह छोटा बच्चा है और कुछ भी कर सकता है। हालांकि हमारे हीरो का ऐसा नहीं मानना था। उसने तुरंत बच्चे को कॉलर से पकड़ लिया और उसे जांग के पास वापस ले गया। लेकिन इस बीच बच्चे ने अपनी दादी पर गोल्डन शावर भी दे दिया, जिसे जांग गुस्से में आग बबूला हो गई और कहा कि शेन ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। बच्चा तो बस खेल रहा है और वह उसके साथ ऐसा कर रहा है। निश्चित रूप से बच्चा रोने लगा, लेकिन हमारे हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह उसकी संपत्ति थी और वह चाहता था कि वे लोग उससे दूर रहे। उसने दरवाजा उनके चेहरे पर बंद कर दिया। जांग गुस्से में तिल मिला रही थी। वह किसी भी कीमत पर शेन से बदला लेना चाहती थी। इस बीच उसका पोता पटाखों के साथ खेलने की योजना बना रहा था और पटाखों से धमाके कर पड़ोसियों को डराना चाहता था। तभी इसे सुन जांग को एक जीनियस आइडिया आया। उसने तय किया कि वह अपने पोते के लिए और खुद के लिए भी ढेर सारे पटाखे खरीदेगी। शाम को वे एक यादगार आग का शो करेंगे। उसकी योजना थी कि कोई चिंगारी शेन के गोदाम तक पहुंच जाए और उसमें आग लग जाए। वह बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही थी जब वह शेन का चेहरा देखेगी। इस बीच हमारा हीरो गोदाम के अंदर बंद हो गया, जहां किसी की नजर न पड़ सके। उसने सभी डिब्बों और पिंजरों को अपने जेल में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। सुधा जी ने इन सभी सामानों का खुशी खुशी स्वागत किया। आखिरकार चालाक लोमड़ी होने के नाते उसके अपने भी कुछ प्लान थे। वह उन मुर्गियों को खाने की योजना बना रही थी। शेन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसने सुधा जी को निर्देश दिया कि वह सभी सामानों को खाली कोठरियों में व्यवस्थित करे। सुधा जी ने खुद को सामान स्टोर करने में विशेषज्ञ बताया और शेन को सलाह दी कि टावर के पास एक क्षेत्र को जानवरों के लिए आवंटित किया जाए। तर्क था
कि अगर जानवर टावर की आभा से प्रभावित होंगे तो उनका मांस और स्वादिष्ट हो जाएगा। सुधा जी की सलाह ने हमारे हीरो को एक और दिलचस्प विचार दिया। दुनिया के अंत का समय नजदीक आ रहा था और कोई नहीं जानता था कि यह कितने समय तक चलेगा। इसलिए एक समझदारी भरा कदम यह होगा कि इस जेल में और भी विभिन्न जानवरों को भेजा जाए, जिससे आगे चलकर ये जानवर मानव सभ्यता को जिंदा रखने में मदद करेंगे। यह सुनकर ब्लैक बियर ने शेन को जानवरों तक ही सीमित न रहने की सलाह दी। उसने कहा कि जेल में खाने योग्य पौधों को उगाना शुरू किया जाए, लेकिन इसके लिए बीज और उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होगी। केवल तभी वह अपनी आपूर्ति को बढ़ा सकेगा और सिर्फ जेल की खाली कोठरियों में सामान भर कर रखने की बजाय उसे बनाए रख सकेगा, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। सौभाग्य से शेन पहले ही पर्याप्त बीज खरीद चुका था, लेकिन जेल के आसपास की जमीन बंजर और सूखी थी, जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। हालांकि इस पर हमारे हीरो ने एक बेहद आसान समाधान खोज लिया। वह निकटतम उपनगर में एक खाली मैदान पर गया और प्रयोग करने का निर्णय लिया कि उसके प्रिजन में असली दुनिया से कितनी मिट्टी रखी जा सकती है। फिर शेन ने अपनी क्षमता के अनुसार जितनी मिट्टी संभाल सकता था उतनी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। सुधा जी ने मिट्टी का यह बांट देखा और तुरंत समझ गई कि यह उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला। उसने जोर जोर से शेन को रुकने के लिए कहा, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। अंततः वह लगभग मिट्टी में दफन हो गई। शेन की सोल पावर पर्याप्त नहीं थी और उपलब्ध जगह इतनी छोटी थी कि और मिट्टी को समायोजित करना संभव नहीं था। फिर भी वह 200 टन मिट्टी इकट्ठा करने में कामयाब रहा। हालांकि यह भी उसे पर्याप्त नहीं लग रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि जैसे ही अपोकैलिप्स शुरू होगा, आसपास की सारी जमीन पौधों के लिए अनुपयोगी हो जाएगी और यह उपजाऊ मिट्टी जल्द ही एक दुर्लभ संसाधन बन जाएगी। इसीलिए समय बर्बाद करने का सवाल ही नहीं था। इसी बीच उसकी शातिर पड़ोसी चांग ने अपनी दुष्ट योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। उसने ढेर सारे पटाखे खरीदे और शेन के गोदाम को जलता हुआ देखने के लिए बेसब्र हो गई। तभी उसका पोता एक प्राचीन दर्पण लेकर दौड़ा और उसे उसमें देखने के लिए कहा। जांग को नहीं पता था कि उसने यह दर्पण कहाँ से पाया। उसने सोचा कि शायद उसने इसे उसी दुकान से चुरा लिया होगा जहाँ से उन्होंने पटाखे खरीदे थे। लेकिन उसे डांटने की बजाय उसने अपने पोते की तारीफ की कि उसने अपनी दादी को उपहार दिया। यह परिवार वाकई अजीब था। वह पागल पोता दावा कर रहा था कि उस दर्पण में कोई है जो उसकी दादी से मिलना चाहता है। उसने चांग को जबरदस्ती दर्पण में देखने के लिए मजबूर किया। दर्पण से एक डेमन ने झांका जो प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों से था, लेकिन वह जिंदा इंसानों से भी ज्यादा जीवंत दिख रहा था। चांग ने डर के मारे दर्पण फेंक दिया, लेकिन उसका पोता तुरंत दर्पण वापस लाने के लिए भागा, क्योंकि वह यह मानता था कि उसकी दादी को खुद को और अपनी परछाई को देखना बहुत पसंद है। उसने फिर से दर्पण में झांकने पर मजबूर किया। इस बार डेमन ने इस दुनिया में प्रवेश कर लिया और जांग के शरीर को अपना ठिकाना बना लिया। आखिरकार जांग का मन भी उतना ही अंधकारमय था जितना उस डेमन का। उसका पोता एक सच्चे पागल की तरह जोर जोर से हंसा और भी खेल खेलने की योजना बनाने लगा, लेकिन अब वह निश्चित रूप से इन खेलों को पसंद नहीं करेगा। उसकी दादी अब बाहरी रूप से भी उतनी ही भयानक दिखने लगी जितनी वह अंदर से थी। उसका पोता उसका पहला शिकार बन गया। अपोकैलिप्स शुरू हो चुका था। रक्त चंद्रमा ने अपनी अधिकतम आकार तक पहुंचकर पृथ्वी को हमेशा के लिए ठंड में जमा दिया। हजारों भूत और डेमन्स इस दुनिया में प्रवेश कर गए, भ्रष्ट मानवता को सजा देने के लिए। इसी बीच समुद्र तट के पास पोर्ट गोदामों पर अभी भी आखिरी सूर्य की किरणें काले बादलों को चीर कर झांक रही थीं। वहां जीवन सामान्य गति से चल रहा था। मछली पकड़ने वाली नाव जब अपने कैच के साथ आई तो सभी चौंक गए। पकड़ी गई सभी मछलियां विकृत हो चुकी थीं, मवाद से ढकी हुई थीं और उनके फंक्स थे। मछुआरों को समझ नहीं आ रहा था कि वे इन्हें खा सकते हैं या नहीं। उन्हें अपोकैलिप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने सोचा कि ये मछलियां सीवेज और समुद्र के प्रदूषण के कारण विकृत हो गई हैं। इसी बीच गोदाम के अंदर एक लॉटर सामान लेने आया, लेकिन गोदाम का प्रबंधक असामान्य लग रहा था। वह चुपचाप बैठा था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। स्पष्ट था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बी वायरस ने उसे सबसे पहले अपना शिकार बना लिया। लॉर्डर ने सोचा कि उसका साथी सिर्फ सर्दी से पीड़ित है और सुझाव दिया कि वह छुट्टी लेकर घर चला जाए। लेकिन तभी
कई कदमों की आवाज सुनाई दी और गोदाम काले सूट पहने लोगों से भर गया। उन्होंने पूछा कि क्या गोदाम में शैंकिंग पिल्स उपलब्ध है, लेकिन गोदाम के कर्मचारी ने जवाब दिया कि यहाँ का सारा सामान पहले ही ग्राहक द्वारा खरीदा जा चुका है। अगर वे कुछ खरीदना चाहते हैं तो उन्हें बिक्री प्रबंधक से संपर्क करना चाहिए और ऑर्डर देना चाहिए। उनकी कंपनी जल्द से जल्द ऑर्डर पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन सूट पहने लोगों को इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। वे तुरंत ही सब कुछ बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे थे और लॉर्डर के विरोधों की परवाह नहीं कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति सीधे लॉर्डर के पास गया, उसका कंधा पकड़ा और उसे गुड़िया की तरह उठाकर बीमार प्रबंधक के ऊपर फेंक दिया। उसी आदमी ने दूसरों को जल्दी से सामान लोड करने के लिए कहा, लेकिन अचानक किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया और अपने पंजों से उसे अद्भुत ताकत के साथ गिरा दिया। गोदाम प्रबंधक अपना आपा खो चुका था और जोम्बी में बदल गया था, जिसमें असामान्य ताकत थी। सूट पहने अन्य लोग तुरंत अपने हथियार निकालने लगे। आखिरकार एक फावड़ा जोम्बी से लड़ाई में मददगार साबित हुआ है। मिलकर उन्होंने उस जोम्बी को हराया और अपने गिर चुके गिरोह के नेता को आजाद कराया। हालांकि जोम्बी को हरा दिया गया, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि यह सब क्या था। इसके अलावा गिरोह के नेता की टांग पर गहरी खरोंच लगी थी, जिसे जोम्बी वायरस पहले ही उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आदेश का पालन करना और दवाइयां हासिल करना था। अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता तो उसे तुरंत खत्म कर देने का ऑर्डर था। अचानक प्रवेश द्वार से किसी ने उन्हें आवाज दी। वे किसी और आदमी की उम्मीद यहाँ नहीं कर रहे थे। यह शेन था, जो उन पिल्स को लेने आया था जिन पर उसने अपना पैसा खर्च किया था, और ये बदमाश उन्हें चुराने की कोशिश कर रहे थे। अभी अपोकैलिप्स पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और ये मूर्ख पहले ही मरने की जल्दी में है। गिरोह का नेता दूसरी सोच में था। उसने दावा किया कि यह पूरा लॉजिस्टिक्स पोर्ट और इसके आसपास की सभी इमारतें उसके बॉस की संपत्ति हैं, क्योंकि उसके मुताबिक सामान अभी पोर्ट से बाहर नहीं गया था। तो उसने कहा कि शेन को उन्हें यह छोटा सा उपकार कर देना चाहिए और अपना ऑर्डर रद्द कर देना चाहिए। बदले में वह किसी भी तरह का मुआवजा मांग सकता है, लेकिन हमारा हीरो सबसे कीमती संसाधन को बेचने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भविष्य में पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए शेन ने उन बदमाशों को गोदाम छोड़ने के लिए 1 मिनट का समय दिया, अन्यथा उन्हें बहुत अप्रिय परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसने गोदाम प्रबंधक के मृत शरीर को देखते हुए नोट किया कि जॉम्बी पहले ही प्रकट हो चुके हैं, जिससे उसके पास अब और भी कम समय बचा है। दुर्भाग्य से गिरोह को यह समझने की बुद्धि नहीं थी। उन्होंने जाने के बजाय हमला करने का फैसला किया, लेकिन पीछे से हमला करने के बावजूद उनमें से कोई भी शेन को छू भी नहीं सका। वह इतनी तेजी से हिला कि ऐसा लगा जैसे वह गायब हो गया हो। वे चारों तरफ नजरें घुमाते हुए उसे खोजने लगे। उन्होंने आखिरकार शेन को देख लिया, लेकिन वे अब भी नहीं समझ पाए कि इतनी तेजी से चलना कैसे संभव है। तब शेन ने खाने से भरे एक डिब्बे को खोला और तय किया कि उनके दुस्साहस के बदले वह लॉजिस्टिक्स सेंटर से सारे सामान को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि यह सब उनके बॉस का है। गिरोह के नेता ने डरते हुए पूछा कि वह क्या चाहता है। शेन ने केवल उन्हें एक नई सच्चाई से रूबरू कराया कि दुश्मनों के ज्ञान का उपयोग उन्हीं के खिलाफ करना चाहिए। आखिरकार वही लोग थे जो उसे लूटने आए थे, लेकिन अब वह उन्हें लूटने वाला था। गुंडों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन शेन की फ्लेम्स ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। कुछ ही घंटों में पिटे हुए गुंडे घिसटते हुए अपने बॉस के पास लौट गए। उनका बॉस एक असाधारण महिला निकली। वह गुस्से से तमतमा रही थी कि उसके अधीनस्थ न केवल दवाइयां वापस लाने में असफल रहे, बल्कि बाकी सारे सामान भी खो बैठे। जिस पर गिरोह के नेता ने सफाई देते हुए कहा कि जिसने यह सब कुछ उनसे छीन लिया था वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक असली मॉन्स्टर था। उसने जोड़ा कि शेन ने उन्हें गोदाम से बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, और जब थोड़ी देर बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला तो गोदाम पहले से ही खाली हो चुका था। जहां पहले ढेर सारा सामान रखा था वहां अब कुछ भी नहीं था। यह सब जानकर अब महिला को केवल यह जानने में दिलचस्पी थी कि उस आदमी का नाम क्या है। गिरोह के एक सदस्य ने कहा कि उसने पिल्स खरीदने वाले ग्राहक की जानकारी जांची थी और पाया कि उसका नाम शेन है। महिला सोच में पड़ गई।
उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है जिसके पास विशेष क्षमताएं हैं, और वह उस आदमी को यानी शेन को अपने कब्जे में लेना चाहती थी जिसके पास स्पेशल वेयरहाउस जैसी क्षमता थी। अचानक गिरोह का नेता कांपने और जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगा। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि ज़ोंबी वायरस ने उसे पूरी तरह से हरा दिया है। महिला को अब वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन वह जरा भी डरी हुई नहीं लगी, बल्कि उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि वायरस पहले ही उस आदमी के दिमाग में प्रवेश कर चुका है और अब दवाइयां भी उसे नहीं बचा सकती। चूंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता था, उसने दूसरों को आदेश दिया कि वे उस आदमी को जला दें। साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि उसके खून के संपर्क में न आए। लेकिन अचानक वह आदमी उठ खड़ा हुआ और महिला की ओर भागा। ऐसा लग रहा था कि महिला का अंत हो गया है, लेकिन भागने के बजाय महिला ने अपने हाथों में जादू समेटना शुरू कर दिया, जिससे दर्जनों जीवित शाखाएं कमरे में दौड़ीं और उस आदमी को भेद दिया। अब यह साफ हो गया कि महिला इतनी आत्मविश्वास से क्यों भरी हुई थी। ज़ॉम्बी से निपटने के बाद उसने बाकी सदस्यों को चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं से हैरान न हो, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। उसने आदेश दिया कि वे दवाइयों की खोज जारी रखें, हथियार जमा करें और इस गोदाम को एक बेस के रूप में इस्तेमाल करें। केवल ये तैयारियां ही उन्हें आगे आने वाले असली नरक से बचा सकती हैं। इससे साफ साबित हो गया था कि महिला यह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उनके सामने क्या आने वाला है। उसी समय शायून ने शेन से पूछा कि वह शैंग किंग पिल्स क्यों लाया है। इसके जवाब में शेन ने कहा कि अब पानी और हवा शुद्ध नहीं रहे, इसलिए उन्हें अब से केवल मिनरल वाटर पीना होगा और रोज 3 शैंग किंग पिल्स लेनी होंगी। साथ ही अगर शायून को अचानक ठंड लगे तो तुरंत उसे बताना होगा। शायून को यह सब क्यों जरूरी था, ये समझ नहीं आया, इसलिए उसने शेन से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब हमारे नायक ने भी सोचा कि अब सब कुछ बताने का समय आ गया है। उसने अपनी बहन से वादा किया कि वह चलने के दौरान सब समझाएगा। हालांकि एपोकलिप्स अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, लेकिन माहौल डरावना पहले ही बन चुका था। यहाँ तक कि शायून भी इसे पूरी तरह महसूस कर सकती थी। इसका कारण वे डेमन्स थे जो अब पहले से कहीं ज्यादा बार दिखाई देने लगे थे, और यह सब कहीं दूर नहीं हो रहा था, बल्कि उनके पड़ोसी अपार्टमेंट से अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। चांग पहले ही ज़ोंबी डेमन में बदल चुकी थी और उसने अपने पोते को खा लिया था। अपनी सारी समझ खोकर वह बाहर दौड़ी और अभिशापों को चिल्लाते हुए विनाश मचाने लगी। उसकी लालच अब असीमित थी। कुछ ही देर में घर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगीं। उसी समय शेन और शायून पहले ही टैक्सी में बैठ चुके थे। वहीं दूसरी ओर रोलन और उसकी मां पास से गुजर रही थीं। चालाक रोलन शेन को वापस पाने की योजना बना रही थी। वह गर्व से वह घर दिखा रही थी जिसमें वह शेन के साथ रहना चाहती थी। उसने दोबारा शेन की प्रेमिका बनने के लिए देश में सबसे महंगा प्लास्टिक सर्जरी करवाया और भारी रकम उधार ले ली। उसकी सोच थी कि इतनी सुंदरता के आगे शेन खुद को रोक नहीं पाएगा। रोलन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने देखा कि शेन अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था। अगर वह उसे अपना बना लेती तो वह उसकी शक्तियों का फायदा उठा सकती थी। तभी उन्होंने शेन को टैक्सी में कहीं जाते हुए देखा। शेन उनके लिए एक खजाना था जिसे वे खोना नहीं चाहती थीं, इसलिए वे बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा करने लगी। कुछ पल बाद शेन और शायून चिड़ियाघर पहुंचे, जहां पहले से ही एपोकलिप्स के संकेत दिखने लगे थे। जो जानवर आमतौर पर शांत रहते थे, वे आज किसी वजह से बेहद आक्रामक हो गए थे। रास्ते में शेन ने शायून को समझाया कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है और लोग या तो ज़ोंबी में बदल जाएंगे या सुपर पावर्स हासिल कर लेंगे। हालांकि उसने अपनी पिछली जिंदगी के दर्दनाक अनुभव अपनी बहन से छिपाए। उसने यह कहा कि उसने अपनी शक्तियां पहले ही जागृत कर ली थीं, जिसकी वजह से उसे भविष्य दिखने लगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शायून ने पूछा कि वे शेल्टर की बजाय चिड़ियाघर क्यों आए हैं। इस पर शेन ने जवाब दिया कि भागना केवल अस्थायी राहत है और इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर उन्हें आने वाले प्रलय में जीवित रहना है तो अपनी शक्तियों को जागृत करना होगा। हालांकि शेन के पास पहले से ही पर्याप्त शक्ति थी, लेकिन वह हमेशा अपनी बहन के साथ नहीं रह सकता था। इसीलिए किसी अनहोनी स्थिति में शायून को खुद को बचाने में सक्षम होना चाहिए।
स्पष्ट शब्दों में उसे भी मजबूत बनना होगा। शायून इस बात पर खुश हो गई कि वह अपनी शक्तियों को जागृत कर सकती है और अपने भाई की तरह मजबूत बन सकती है। वह किसी भी तरह से बोझ नहीं बनना चाहती थी। हालांकि उसे चिड़ियाघर का इससे कोई संबंध नहीं लगता था, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा। इस दौरान रोलन और उसकी लालची माँ शेन और शायून पर नजर रखे हुए थी। वे नहीं समझ पा रही थीं कि शेन चिड़ियाघर क्यों आया था, लेकिन उनके लिए सबसे जरूरी यह था कि एक संयोग जैसा मिलना आयोजित कैसे किया जाए, जहां रोलन अपनी सुंदरता से शेन को फिर एक बार लुभा सके। वह अपनी मेकअप को ठीक करने के लिए रुकी और लामा के बाड़े के पास गई, लेकिन उनकी लाल आंखों में कुछ ऐसा था जो यह बता रहा था कि यह सब अच्छा नहीं होने वाला था। इस बीच शेन और उसकी बहन कछुआ पार्क पहुंचे। सुधा जी तुरंत सामने आई और कहा कि उसे इस जगह में कुछ खास महसूस हुआ। काले भालू ने भी चुप्पी तोड़ी और कछुओं के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की, क्योंकि वे लड़ाई के लिए कठिन मजबूत होने के साथ साथ वे बाकी सभी से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आखिरकार वे सही जगह पर पहुंचे। यह था चीन का सबसे पुराना कछुआ और शायद पूरी दुनिया का भी। यह इतना पुराना था कि सुधा जी और काले भालू दोनों को इसके बारे में पता था। शेन जानता था कि यह कछुआ उसी दिन से यहाँ रह रहा था जब से चिड़ियाघर खुला था, और यह निश्चित रूप से 100 साल से ज्यादा पुराना था। इसे नाम भी दिया गया था। साइन पर लिखा था लॉन्गली टर्टल, जिसका नाम था नैनी। ऐसा नाम थोड़ा अजीब था। इसके पिछले जीवन में यह कछुआ प्रसिद्ध था, क्योंकि एक दानव ने प्रलय शुरू होने के बाद इस चिड़ियाघर को अधिग्रहित करने की कोशिश की थी, लेकिन इस पुराने कछुए ने उसकी राह में रुकावट डाली थी। उसने दानव को काटा था। उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली, लेकिन दानव कभी भी इसके खोल को तोड़ नहीं सका। अंत में दानव को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेन ने सोचा कि यह कछुआ उसकी बहन शायून को बचाने के लिए बहुत अच्छा साथी हो सकता है, जिससे वह जरूर सुरक्षित रहेगी। इसलिए हमारे नायक ने उस पुराने कछुए से मदद मांगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कछुआ बस उसे उदासीनता से देखता रहा। तब शेन ने एक और तरीका अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी लोड्स फ्लेम को सक्रिय किया और कहा कि वह कुछ पैदल चलने के बाद कछुआ सूप बनाने वाला है। तब कछुआ तुरंत सक्रिय हो गया। उसने कहा कि वह इंसानों को परेशान करने वाले प्राणी मानता है जो हमेशा जल्दी में रहते हैं। कछुआ ने यह सोचा कि अगर कोई उसे जवाब न दे तो उसे धमकाना यह अशिष्टता की निशानी है, लेकिन चूंकि वे पहले ही यहाँ आ चुके थे तो वह उन्हें सुनने का फैसला करता है। शेन ने कहा कि अपोक्लिप्स आने वाला है और समय बहुत कम है, तो उसने अपनी छोटी बहन शायून की रक्षा करने का अनुरोध किया। शायून इसे चौंकी की कछुआ बात कर सकता था और उसका नाम नैनी था। दरअसल यह एक लंबी कहानी थी। 100 साल पहले कछुए ने समुद्र में एक लड़की को बचाया था, जिसने बाद में इस चिड़ियाघर की स्थापना की थी। वही लड़की थी जिसने उसका नाम नैनी रखा था, और उस घटना के कारण उसे यह शर्मनाक नाम मिला। सैकड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन इस कछुए की असली उम्र 3000 साल है, जो इतनी लंबी है कि शेन इसे आगे कुछ कह पाता। सुधा जी और काले भालू ने तुरंत इस कछुए की आत्मा को खाने की इच्छा जताई, ताकि वे अपनी उम्र को कुछ सैकड़ों साल बढ़ा सके। लेकिन हमारा नायक ऐसा नहीं होने दे सकता था। शेन ने फिर से कछुए से अपनी बहन की रक्षा करने का अनुरोध किया और पूछा कि इसके लिए उसकी क्या शर्तें होंगी। प्राचीन कछुए ने रक्त चंद्रमा और आसपास के हलचल को देखते हुए पल भर के लिए सोचा। उसे अच्छी तरह पता था कि जब दुनिया का अंत आएगा तो कछुए भी उतनी ही पीड़ा झेलेंगे जितनी इंसान। इसीलिए शेन ने सुझाव दिया कि इस तालाब के सभी कछुओं को वो अपने डेमन सप्रेशन टावर में छिपा देगा। वहां वह उनके लिए एक तालाब बना सकता है और उन्हें उतना ही भव्य जीव बना सकता है जितना कि यह प्राचीन कछुआ है। जैसे ही डेमन सप्रेशन टावर का जिक्र हुआ, प्राचीन कछुए की आंखों में क्रोध की चमक आ गई। वह इस टावर के कैदियों और इसके निर्माणकर्ता को भली भांति जानता था। टावर के शीर्ष पर वह है जिसने कभी इस दुनिया पर राज किया था, और प्राचीन कछुआ उसका वफादार पालतू था। कछुआ इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई अयोग्य व्यक्ति इस जेल का नियंत्रण संभाले। यही कारण था कि वह यहाँ सैकड़ों सालों से टिका हुआ था, उस व्यक्ति के इंतजार में जिसके पास डेमन सप्रेशन टावर की चाबी होगी। प्राचीन कछुआ यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इतना युवा लड़का ऐसी भयानक जेल को चला सकता है।
यदि वह असफल हुआ तो वह इतने शक्तिशाली जीवों को बाहर निकाल सकता है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स भी एक साधारण बात लगे। यह साबित करने के लिए कि वह जेल का संरक्षक बनने के योग्य है, शेन को कछुए के 3000 साल के जीवन का भार उठाना होगा। हमारे नायक ने इस चुनौती को स्वीकार किया और लॉर्ड्स फ्लेम की मदद से कछुए का भार संभालना शुरू किया। उसके पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी, लेकिन यह यहीं नहीं रुका। कछुआ बड़ा और भारी होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरी जमीन उसके भार के नीचे गिर जाएगी। इस बीच रोलन ने भी महसूस किया कि पास में कुछ हो रहा है। उसे यकीन था कि शेन वहीं है और वह जल्दी से वहां पहुंचाना चाहती थी, लेकिन भागने से पहले उसका विग उसके सिर से खींच लिया गया। उसके बालों का एक हिस्सा भी साथ में निकल गया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लाल आंखों वाले लामा ने फैसला किया कि इस लालची महिला को जैसा वह वास्तव में दिखती है वैसा ही दिखना चाहिए। रोलन ने अपने पर्स और धमकियों का उपयोग करके अपना विग वापस पाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय उसे अपने मेकअप में अंतिम स्पर्श के रूप में लामा की थूक का सामना करना पड़ा। उसने वही पाया जिसके वह लायक थी।